चैप्टर 111 जानबूझकर एक परिवार की दूसरी शाखा। यान झियुआन को लौटते देखकर यान वेंजी तुरंत उत्सुकता से उसके पास चला गया, जबकि सन परिवार और बहनें यान येहुआन और यान यल ने भी जल्दी से देखा। पिताजी, अंकल ने क्या कहा? क्या मैं वांग्यू अकादमी जा सकता हूँ? यान जियुआन की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी और उसने अपना सिर हिलाया। तुम्हारे चाचा ने कहा कि कोटा लिटिल प्रिंस द्वारा निर्धारित किया गया है और वह इसे बदल नहीं सकते। यान वेंजी का चेहरा उतर गया और उसकी आवाज थोड़ी तीखी हो गई। क्यों? तीसरे भाई का वह अवरोधक अकादमी में जा सकता है, लेकिन मैं नहीं जा सकता। छोटा राजकुमार क्या सोच रहा है? अपना मुंह बंद करो। तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? यान जियुआन ने यान वेंजी की ओर घूर कर देखा और डांटा, छोटा राजकुमार वह व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं। आप बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपके मुंह में कोई फिल्टर नहीं है। अगर कोई गलत इरादे वाला यह सुन लेगा, तो न केवल आप बल्कि यान परिवार भी दुर्भाग्य से बाहर हो जाएगा। यान झियुआन को गुस्से में देखकर सन फैमिली के मुखिया तुरंत उसे सांत्वना देने के लिए आगे बढ़े। विंची बस चिंतित है ना? सचमुच इसे बदल नहीं सकते। विनकई हमारी वेंजी की तरह पढ़ाई में उतना का नहीं है। यान जियुआन ने अधीरता से कहा, क्या तुमने नहीं सुना? वांग्यू अकादमी न केवल साहित्य बल्कि मार्शल आर्ट भी सिखाती है। वेनकई वेंजी जितना चतुर नहीं हो सकता है, लेकिन उसके पास एक ताकत है जिसका वेंजी मुकाबला नहीं कर सकता। सूर्य परिवार, साहित्य का अध्ययन करने से आधिकारिक पद मिल सकता है और पूर्वजों का नाम रोशन हो सकता है, लेकिन मार्शल आर्ट का अध्ययन करने से क्या होगा? क्या यह मूर्खता नहीं है? यान जियुआन, यदि आप नहीं जानते हैं, तो बकवास मत करो। हमारे महान जिया राजवंश में सैन्य अनुशासन भी हैं। यदि कोई वास्तव में सक्षम है, तो वह अपनी भविष्य की संभावनाओं के साथ गलत नहीं हो सकता। क्या आपने कभी इंपीरियल गार्ड्स और जिनलिंग गार्ड के बारे में सुना है? वहाँ सभी लोग सैन्य पृष्ठभूमि से आते हैं। यह देखकर कि बातचीत भटक रही है, यान वेंजी ने तुरंत हस्तक्षेप किया। पिताजी, माँ, आपको अपने बेटे के लिए कोई समाधान सोचना चाहिए। यदि बड़ा भाई, तीसरा भाई और चौथा भाई अकादमी में जाते हैं और मैं स्टेट स्कूल में रहता हूँ, तो हमारे बीच का अंतर और भी अधिक बढ़ जाएगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपका बेटा उनसे आगे निकल जाए? यान जियुआन और सन परिवार के मुखिया एक साथ चुप हो गए। वे कर सकते थे, पारिवारिक मामलों में उनकी कोई राय नहीं थी, लेकिन बाहरी मामलों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। यान यल ने अपने माता पिता की ओर देखा, फिर अपने बेहद चिंतित भाई की ओर देखा और कहा, चूंकि कोटा बदला नहीं जा सकता, तो बड़ी बहन लिटिल प्रिंस से अतिरिक्त कोटा क्यों नहीं मांगती? इन शब्दों पर यान वेंजी की आंखें अचानक चमक उठी, उत्सुकता से भरी हुई जब उसने अपने माता पिता की ओर देखा। यान जियुआन के चेहरे पर चिंतन दिखाई दिया। सन फैमिली की मुखिया ने ताली बजाते हुए कहा, सही है, मुझे लगता है कि दाओहुआ का लिटिल प्रिंस के साथ अच्छा रिश्ता है। यदि वो पूछती है, तो उसे वेंजी के लिए कोटा सुरक्षित करने में सक्षम होना चाहिए। बोलने के बाद उसने जल्दी से यान झियुआन की ओर देखा। परिवार के मुखिया, आपको जाकर बड़े भाई से कहना चाहिए कि वह दाओहुआ से छोटे राजकुमार के साथ विनती करने के लिए कहे। अपने भाई के लिए कोटा मांगने में क्या गलत है? यान जियुआन ने अपने 3 बच्चों पर नजर डाली। मैंने तुमसे पहले कहा था कि दाओहुआ के साथ अच्छा व्यवहार करो, लेकिन क्या तुमने सुना? अब देखो, वेनकाई और वेनहुई की तुलना में वह तुम्हारे प्रति बहुत ठंडी है। यान वेनजी ने बुदबुदाया, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे घर पर एक साथ बड़े हुए थे, स्वाभाविक रूप से हम उससे तुलना नहीं कर सकते। यान जियुआन, यदि आप यह जानते हैं, तो जब दाहुआ ये थी, तो आपको उसके साथ अच्छे संबंध बनाने की पहल करनी चाहिए थी। फिर उसने देखा यान येहुआन और यान येल, और आप दोनों। पिछली बार जब झू परिवार की मिस झू को चोट लगी थी, तो दाहुआ को बड़े भाई ने थप्पड़ मारा था और आपने उसके लिए गवाही नहीं दी थी। मुझे यकीन है कि उस लड़की ने इसे दिल पर ले लिया है। वेंजी ने कहने से पहले एक पल के लिए सोचा, रुको और देखो, देखते हैं शुनगक्सन कोर्टयार्ड क्या कहता है।
लिन परिवार के कुलमाता को जानते हुए वह निश्चित रूप से वेनबिन की ओर से पैरवी करेगी। यदि वह नेतृत्व करती है तो उसके समर्थन से सफलता की संभावना बढ़ सकती है। परिवार की तीसरी शाखा। वू परिवार के कुलमाता बहुत खुश खंगालते हुए यान वेंताओ को जल्दी से 2 नए संगठन बनाने के लिए अपने संग्रहित कपड़ों को खोजने के लिए तैयार थे। मैंने सुना है कि केवल प्रमुख कुलीन परिवारों के बेटे ही वांग्यू अकादमी में अध्ययन कर सकते हैं। वेंताओ को चाहिए भविष्य में उसके पहनावे का ख्याल रखना। यान वेंताओ हंसे, माँ, उपद्रव करना बंद करो। मैंने अभी तक बड़ी चाची द्वारा बनाए गए नए कपड़े भी नहीं पहने हैं, और अपने पेट में छोटे भाई या बहन से सावधान रहो। वू परिवार की कुलमाता ने नहीं सुना, क्या बड़ी चाची जो कपड़े बनाती हैं, उनकी तुलना आपकी माँ द्वारा की जा सकती है? चिंता मत करो, मुझे इसकी आदत है, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। यान झिकियांग ने मुस्कुराते हुए बगल से देखा। अपनी माँ को व्यस्त रहने दो, अन्यथा मुझे लगता है कि वो घर बसा नहीं पाएगी। वो इस बात से भी खुश थे कि उनके बेटे का भविष्य उज्ज्वल है। यह देखकर कि पिताजी ने कहा था, यान वेंताओ केवल हार मान सकते थे। माँ, तो अभी के लिए केवल एक पोशाक बनाओ, और हम बाद में धीरे धीरे बाकी बना सकते हैं। वैसे भी अकादमी में हर महीने छुट्टियां होती हैं, और मैं घर आऊंगा। यह सुनकर वू परिवार के हाथों की हरकतें धीमी हो गईं। अकादमी में छुट्टियां हैं। यान वेंताओ ने सिर हिलाया, मैंने बड़े भाई को यह कहते हुए सुना है। दाव हुआ। वू परिवार मुस्कुराया, यह अच्छा है, फिर हर महीने माँ तुम्हें देख सकती है। कपड़ा ढूंढने के बाद वू परिवार ने कुछ चिंता के साथ यान झिकियान की ओर देखा। अभी दूसरे भाई ने बड़े भाई को एक तरफ खींच लिया। वेंताओ अध्ययन के लिए अकादमी जा रहा है, क्या वहां होगा? वेनशियू और वेनकई पहली पत्नी के वैध पुत्र हैं। उनका कोटा अछूत है, लेकिन वेंताओ का कोटा इतना निश्चित नहीं हो सकता है। यान झिकियांग ने अपनी पत्नी की चिंता को जाना और उसे सांत्वना देते हुए कहा, अपने दिमाग को शांत रखें, दाओहुआ ने कब अपने तीसरे भाई को पीड़ित होने दिया है? वू परिवार की चिंतित अभिव्यक्ति कम नहीं हुई, लेकिन बड़े भाई वेनजी दूसरे भाई की संतान है, इसलिए अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वेनबिन भी है, और वह बड़े भाई का सबसे प्रिय सबसे छोटा बेटा है। यान झिकियांग की भौहें भी सिकुड़ गईं। वह वेनबिन और येशून के प्रति बड़े भाई के पूर्वाग्रह से अच्छी तरह वाकिफ था। यान वेंताओ ने अपने माता पिता को इतना चिंतित देखकर अपना सिर हिलाया। पिताजी, माँ, अकादमी के लिए हमारे पास जो कोटा है, वह दाओहुआ ने मांगा था। अगर वह इच्छुक नहीं है, तो चाचा कुछ नहीं कहेंगे। आखिरकार दाओहुआ एक कनिष्ठ थी, और यदि बड़े भाई ने वास्तव में उस पर पितृभक्ति का दबाव डाला, तो उसे इसका पालन करना होगा। दाओहुआ मंडप। दाओहुआ कमरे में फूलदान में पानी डाल रही थी जब वांग मनमन प्रसाधन सामग्री लेकर अंदर आई। वांग मनमन ने चिल्लाते हुए कहा, लिन परिवार की महिला ने जानबूझकर किसी को मास्टर को शुंगक्सन कोर्टयार्ड में खींचने के लिए रास्ते में रोका था। इन शब्दों पर दाओहुआ के होंठ सिकुड़ गए। वह घूमी, ड्रेसिंग टेबल की ओर चली गई, और अपना मेकअप हटाते हुए उसने आलस्य से कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या पिताजी अब थोड़ा स्पष्ट हो जाएंगे क्योंकि उन्हें पदोन्नत किया गया है। यान परिवार के लिए 3 कोटा जानबूझकर दाओहुआ द्वारा मांगे गए थे। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सबसे पहले किसी को संयम को समझना चाहिए। शायद जियो येयांग के लिए यान परिवार के कई लड़कों को वांग्यू अकादमी में भेजना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वह ऐसी मांग नहीं कर सकती थी। दूसरे, कोई दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, इसमें निकटता और दूरी की बात होती है। यान वेनशियू और यान वेनकाई उसके पूर्ण भाई हैं। अच्छे अवसरों के लिए वह स्वाभाविक रूप से पहले उनकी देखभाल करेगी। यान वेनजी और यान वेनताओ जैसे चचेरे भाइयों के लिए वह जो कुछ भी करती थी, उसमें उसकी व्यक्तिगत भावनाएं शामिल होती थीं। परिवार की दूसरी शाखा सबसे पहले उसके साथ दीर्घकालिक स्नेहपूर्ण संबंध नहीं रखती थी। दूसरे, उसके आने के बाद उन्होंने कोई निकटता नहीं दिखाई। इसके विपरीत वे प्रतियोगिता में शुंगक्सन कोर्टयार्ड की ओर झुक गए। दूसरे चाचा और चाची दादी के शब्दों का उपयोग करने के लिए चतुर और चालाक थे,
लेकिन बहुत अधिक षड्यंत्रकारी वास्तविक भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते थे। और उनका बेटा यान वेनजी, वो एक ऐसा व्यक्ति था जो अन्य लोगों के व्यवसाय से दूर रहता था, अक्सर नाटक को होते देखता था और यहाँ तक चीजों को बढ़ते हुए देखने का आनंद भी लेता था। यान येहुआन वास्तव में आज्ञाकारी और समझदार थी, लेकिन स्वभाव से डरपोक थी। जब भी कोई मुसीबत आती थी तो वह झिझकती थी और किसी को उससे आगे बढ़कर मदद करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जहां तक यल का सवाल है, अपनी युवावस्था पर भरोसा करते हुए वह मुखर थी और अक्सर स्वार्थी और दुखदाई बातें कहती थी। इन तीनों के लिए दाव हुआ केवल यही कह सकती थी कि वो उनके समान रास्ते पर नहीं थी, वो बिल्कुल भी करीब नहीं आना चाहती थी। जहां तक की तीसरी शाखा की बात है, तो यह बताने की जरूरत नहीं है कि जब वह छोटी थी तब से तीसरे चाचा और चाची ने उसे अपनी बेटी की तरह माना था, लेकिन तीसरे भाई का साथ भी कुछ ऐसा था जो बड़े भाई और चौथे भाई के साथ भी मेल नहीं खा सकता था। और जहां तक कोर्टयार्ड की बात है, क्षमा करें, लेकिन चून की पत्नी और उपपत्नी के बीच प्राकृतिक प्रतिद्वंद्विता मौजूद है, तो मुख्य पत्नी की बेटी के रूप में वो उपपत्नी के बच्चों के लिए लाभ कैसे मांग सकती है? क्या उसे उनके उठने और पासा पलटने का इंतजार करना चाहिए? चैप्टर 112 मुद्दे को संबोधित करते हुए एक दाओहुआ को ठीक से नहीं पता था कि दूसरे चाचा यान झियुआन और चाची लिन ने उसके सौतेले पिता के साथ क्या चर्चा की थी, लेकिन अगले दिन नाश्ते में उसके सौतेले पिता उससे बात करने में झिझक रहे थे और वह बस इसे टाल गई। आज तरबूज की फसल के बाद दूसरे चाचा प्रीफेक्चुरल शहर लौट जाएंगे। उनका जन्मदिन अगस्त के पहले दिन पड़ता है और इस बार उनके कई चचेरे भाइयों ने उनके लिए उपहार तैयार किए थे, इसलिए उन्हें वापसी उपहार की व्यवस्था करने की आवश्यकता थी। उनके लिए प्रत्येक व्यक्ति को चमेली की चाय की एक बांस ट्यूब देने के अलावा बगीचे में पहले से लगाए गए कुछ फूल खिलने लगे थे, इसलिए उसने उन्हें गमलों में लगाया और प्रत्येक व्यक्ति को एक दिया। दूसरे अंकल, आपको भविष्य में मुझसे मिलने के लिए बार बार आना होगा, उसने कहा। उस दोपहर तरबूजों को गाड़ी पर लादने के बाद ली जिंगियान प्रांतीय राजधानी में वापस जाने के लिए तैयार था। प्रांतीय राजधानी में ली जिंगचांग पहले से ही एक खरीदार के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए उसे तरबूजों को जल्दी से खरीदार तक पहुंचाने की जरूरत थी। ली जिंगियान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, बेशक, दूसरे अंकल निश्चित रूप से दाओहुआ को देखने आएंगे। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार जब तुम आओ, तो सभी चचेरे भाइयों को अपने साथ लाओ और मैं उन्हें मौज मस्ती करने के लिए अपने खेत में ले जाऊंगी। ली जिंगनियान ने सहमति जताते हुए कहा, जरूर, आपके चचेरे भाई बहन भी घर पर बोर हो रहे होंगे, इसलिए अगली बार मैं उन्हें भी साथ ले आऊंगा। मैडम ली ने बातचीत संभाली, दूसरे भाई, अपनी यात्रा का ध्यान रखना। ली जिंगनियान ने जवाब दिया, चिंता मत करो, प्रीफेक्चुरल शहर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा जलमार्ग से। दादी यान को विदाई देने के बाद ली जिंगियान चले गए और यान झिगाओ ने भी उन्हें विदा करने के लिए गवर्नर कार्यालय में अपने कर्तव्यों से समय निकाला। प्रस्थान करने वाले कारवां को देखकर मैडम ली को अनिच्छा और राहत का मिश्रण महसूस हुआ। इतने सालों तक यान परिवार में शादी करने के बाद यह हमेशा उनका परिवार था जो उन्हें प्रदान करने के लिए बड़े और छोटे पैकेज भेजता था, लेकिन इस बार वो कुछ चीजें वापस भेजने में भी सक्षम थीं। हालांकि यह सिर्फ खेतों से उपज की एक गाड़ी थी, चाहे वह अंगूर हो या सब्जियां, यहाँ तक कि आदरणीय लिटिल प्रिंस ने भी सोचा कि उनका स्वाद अच्छा था, इसलिए यह कुछ ऐसा था जिसे वह गर्व के साथ पेश कर सकती थी। माँ, यदि आप अंकल और अन्य लोगों को याद करती हैं, तो हम उनसे मिलने के लिए प्रीफेक्चुरल शहर जा सकते हैं, दाओहुआ ने कहा। घर पर इतनी सारी चीजें निपटाने के साथ उसके लिए समय कहाँ होगा? समय है, ऐसा है, आप जानते हैं, अगर आप इसे बनाते हैं तो हमेशा कुछ न कुछ होता ही है। मैडम ली, मेरी बेटी यह क्या अजीब बात कह रही है, उसका क्या मतलब है? सिंघे आंगन, दाओहुआ ने खुशी खुशी खेत का हिसाब किताब रखा। उसने झेंझौ शहर में बाजार मूल्य के 80% पर सीधे दूसरे अंकल को तरबूज बेचे थे। प्रांतीय राजधानी में उसने उन्हें जिस भी कीमत पर बेचा, वो उसके नियंत्रण से बाहर था। दादी,
मैंने अपने खेत से तरबूजों से 500 से अधिक चांदी के टुकड़े बनाए हैं। क्या आपको लगता है कि यह जिंगझोउ शहर में एक स्टोव खरीदने के लिए पर्याप्त है? दाओहुआ ने अचानक पूछी। बूढ़ी महिला यान ने उसकी ओर देखा। आपको स्टोव की क्या आवश्यकता है? दाओहुआ ने उत्तर दिया, चीजों को बेचने के लिए, निश्चित रूप से। मैंने अपने आंगन में बहुत सारे फूल लगाए हैं और कुछ समय में मैं कुछ अच्छे दिखने वाले फूलों को गमलों में रोपने और उन्हें गमले वाले पौधों के रूप में बेचने की योजना बना रही हूँ। वे सभी विद्वान और साहित्यकार फूलों की सराहना करने के लिए एक साथ इकट्ठा होना पसंद करते हैं, है न? यह पहले से ही जुलाई के मध्य में है, और चाहे यह अगस्त में मध्य शरद ऋतु महोत्सव हो या सितंबर में डबल नाइन्थ फेस्टिवल, यह सभाओं के लिए एक अच्छा समय है। मैंने बहुत सारे गुलदाउदी लगाए हैं, समय आने पर वे निश्चित रूप से अच्छी बिक्री करेंगे। हम इस वर्ष तरबूज की बुआई बहुत देर से शुरू हुई और बहुत कम हुई। अगले वर्ष हमें पहले रोपण करना होगा और फसल निश्चित रूप से इस वर्ष की तुलना में बेहतर होगी। जब वह समय आएगा, मैं एक और खेत भी खरीदना चाहती हूँ, विशेष रूप से फूल उगाने के लिए। अपनी पोती को अपने भावी जीवन के सपने देखते हुए खुशी से भरते हुए देखकर बूढ़ी महिला यान को स्फूर्ति और उत्साह के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसे दाओहुआ की आंखों की चमक और असीम ऊर्जा को प्रसारित होते देखना अच्छा लगा। चैप्टर 112। मुद्दे को संबोधित करते हुए एक दाओहुआ को ठीक से नहीं पता था कि दूसरे चाचा यान झियुआन और चाची लिन ने उसके सौतेले पिता के साथ क्या चर्चा की थी, लेकिन अगले दिन नाश्ते में उसके सौतेले पिता उससे बात करने में झिझक रहे थे और वह बस इसे टाल गई। आज तरबूज की फसल के बाद दूसरे चाचा प्रीफेक्चुरल शहर लौट जाएंगे। उनका जन्मदिन अगस्त के पहले दिन पड़ता है और इस बार उनके कई चचेरे भाइयों ने उनके लिए उपहार तैयार किए थे, इसलिए उन्हें वापसी उपहार की व्यवस्था करने की आवश्यकता थी। उनके लिए प्रत्येक व्यक्ति को चमेली की चाय की एक बांस ट्यूब देने के अलावा बगीचे में पहले से लगाए गए कुछ फूल खिलने लगे थे, इसलिए उसने उन्हें गमलों में लगाया और प्रत्येक व्यक्ति को एक दिया। दूसरे अंकल, आपको भविष्य में मुझसे मिलने के लिए बार बार आना होगा, उसने कहा। उस दोपहर तरबूजों को गाड़ी पर लादने के बाद ली जिंगियान प्रांतीय राजधानी में वापस जाने के लिए तैयार था। प्रांतीय राजधानी में ली जिंगचांग पहले से ही एक खरीदार के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए उसे तरबूजों को जल्दी से खरीदार तक पहुंचाने की जरूरत थी। ली जिंगियान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, बेशक, दूसरे अंकल निश्चित रूप से दाओहुआ को देखने आएंगे। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार जब तुम आओ, तो सभी चचेरे भाइयों को अपने साथ लाओ, और मैं उन्हें मौज मस्ती करने के लिए अपने खेत में ले जाऊंगी। ली जिंगनियान ने सहमति जताते हुए कहा, जरूर, आपके चचेरे भाई बहन भी घर पर बोर हो रहे होंगे, इसलिए अगली बार मैं उन्हें भी साथ ले आऊंगा। मैडम ली ने बातचीत संभाली, दूसरे भाई, अपनी यात्रा का ध्यान रखना। ली जिंगनियान ने जवाब दिया, चिंता मत करो, प्रीफेक्चुरल शहर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा जलमार्ग से। दादी यान को विदाई देने के बाद ली जिंगियान चले गए और यान झिगाओ ने भी उन्हें विदा करने के लिए गवर्नर कार्यालय में अपने कर्तव्यों से समय निकाला। प्रस्थान करने वाले कारवां को देखकर मैडम ली को अनिच्छा और राहत का मिश्रण महसूस हुआ। इतने सालों तक यान परिवार में शादी करने के बाद यह हमेशा उनका परिवार था जो उन्हें प्रदान करने के लिए बड़े और छोटे पैकेज भेजता था, लेकिन इस बार वो कुछ चीजें वापस भेजने में भी सक्षम थीं। हालांकि यह सिर्फ खेतों से उपज की एक गाड़ी थी, चाहे वह अंगूर हो या सब्जियां, यहाँ तक कि आदरणीय लिटिल प्रिंस ने भी सोचा कि उनका स्वाद अच्छा था, इसलिए यह कुछ ऐसा था जिसे वह गर्व के साथ पेश कर सकती थी। माँ, यदि आप अंकल और अन्य लोगों को याद करती हैं, तो हम उनसे मिलने के लिए प्रीफेक्चुरल शहर जा सकते हैं, दाओहुआ ने कहा। घर पर इतनी सारी चीजें निपटाने के साथ उसके लिए समय कहाँ होगा? समय है, ऐसा है, आप जानते हैं, अगर आप इसे बनाते हैं तो हमेशा कुछ न कुछ होता ही है। मैडम ली, मेरी बेटी यह क्या अजीब बात कह रही है, उसका क्या मतलब है? सिंघे आंगन। दाओहुआ ने खुशी खुशी खेत का हिसाब किताब रखा।
उसने झेंझौ शहर में बाजार मूल्य के 80% पर सीधे दूसरे अंकल को तरबूज बेचे थे। प्रांतीय राजधानी में उसने उन्हें जिस भी कीमत पर बेचा, वो उसके नियंत्रण से बाहर था। दादी, मैंने अपने खेत से तरबूजों से 500 से अधिक चांदी के टुकड़े बनाए हैं। क्या आपको लगता है कि यह जिंगझोउ शहर में एक स्टोव खरीदने के लिए पर्याप्त है? दाओहुआ ने अचानक पूछी। बूढ़ी महिला यान ने उसकी ओर देखा। आपको स्टोव की क्या आवश्यकता है? दाओहुआ ने उत्तर दिया, चीजों को बेचने के लिए, निश्चित रूप से। मैंने अपने आंगन में बहुत सारे फूल लगाए हैं, और कुछ समय में मैं कुछ अच्छे दिखने वाले फूलों को गमलों में रोपने और उन्हें गमले वाले पौधों के रूप में बेचने की योजना बना रही हूँ। वे सभी विद्वान और साहित्यकार फूलों की सराहना करने के लिए एक साथ इकट्ठा होना पसंद करते हैं, है न? यह पहले से ही जुलाई के मध्य में है, और चाहे यह अगस्त में मध्य शरद ऋतु महोत्सव हो या सितंबर में डबल नाइन्थ फेस्टिवल, यह सभाओं के लिए एक अच्छा समय है। मैंने बहुत सारे गुलदाउदी लगाए हैं, समय आने पर वे निश्चित रूप से अच्छी बिक्री करेंगे। हम इस वर्ष तरबूज की बुआई बहुत देर से शुरू हुई और बहुत कम हुई। अगले वर्ष हमें पहले रोपण करना होगा, और फसल निश्चित रूप से इस वर्ष की तुलना में बेहतर होगी। जब वह समय आएगा, मैं एक और खेत भी खरीदना चाहती हूँ, विशेष रूप से फूल उगाने के लिए। अपनी पोती को अपने भावी जीवन के सपने देखते हुए खुशी से भरते हुए देखकर बूढ़ी महिला यान को स्फूर्ति और उत्साह के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसे दाओहुआ की आंखों की चमक और असीम ऊर्जा को प्रसारित होते देखना अच्छा लगा। मैं माँ से एक स्टोर ढूंढने में मदद करने के लिए कहूंगी। हिसाब किताब निपटाने के बाद दाओहुआ मुस्कुराई और बूढ़ी महिला यान की ओर देखा। दादी, जब मैंने पहले दूसरे अंकल के लिए अंगूर तैयार किए थे, तो मुझे कुछ अतिरिक्त वितरित किए गए थे। मैं अब अंगूर वाइन बनाना सीखने जा रहा हूँ। क्या आप आकर देखना चाहते हैं? बूढ़ी औरत यान फुर्ती से उठी। चलो, मैं क्यों नहीं चलूंगी। पूरे दिन खाली बैठने से व्यक्ति को जंग लग जाती है। शाम के समय, जब हर कोई रात का खाना खाने के लिए सोंगे आंगन में पहुंचा, तो दाओहुआ ने पहले से ही अपने पिछले जीवन की प्रथाओं का पालन करते हुए अंगूर का एक छोटा जार सील कर दिया था। व्यंजन परोसे जाने से पहले हर कोई बुढ़िया के कमरे में बातें कर रहा था। उस दौरान यान वेनजी अपने माता पिता की ओर देखता रहा, उम्मीद कर रहा था कि वे जल्दी से अपने सबसे बड़े चाचा के साथ पढ़ाई करने के लिए वांग्यू अकादमी जाने की बात उठाएंगे। उसके बड़े भाई उस दिन जाने वाले थे। कल के बाद, अगर उन्होंने जल्द ही बात नहीं की, तो बहुत देर हो जाएगी। यान जियुआन ने कोई कदम नहीं उठाया। उन्हें यकीन था कि आंटी लिन इस मामले को आसानी से नहीं जाने देंगी और उनके लिए इस मामले में आगे बढ़ना बेहतर होगा। मैडम सन यान जियुआन के भावों को देखती रहीं और यह देखकर कि वह चुप रहे, उन्हें भी अपनी अधीरता को दबाना पड़ा। माँ, आप सब थोड़ी देर और बैठो। क्या मुझे जाकर देखना चाहिए कि रात का खाना ठीक से लगाया गया है या नहीं? मैडम ली डाइनिंग हॉल में चली गईं। उनके जाने के कुछ ही समय बाद चाची लिन अचानक यान वेनबिन और यान येशुन के साथ आई। चाची लिन को देखते ही बुढ़िया की आंखों में नाराजगी की झलक दिखाई दी। उसने यान झिगौ की ओर देखा, जो कुछ असहज लग रहा था, और उदासीनता से कहा, तुम्हें यहाँ क्या लाया है? चाची लिन के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान दिखाई दी। बहुत समय हो गया है जब से मैं उन्हें अपना सम्मान दे सकी हूँ। बुढ़िया, मैं विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए आया था। यह सुनकर दाओहुआ ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली और अपने सौतेले पिता की ओर देखा, जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा था, फिर बाकी लोगों की ओर देखा जो चुप रहे। सबसे बड़े भाई यान वेनशियू की अभिव्यक्ति कुछ बदसूरत हो गई। उसने अपने होंठ हिलाए जैसे कि वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपने सौतेले पिता की ओर देखने के बाद उसने अपने शब्दों को वापस निगल लिया। उसके कड़े भौहों से यह स्पष्ट था कि वह अपनी भावनाओं को दबा रहा था। चौथे भाई यान वेनकई के लिए वह था। तीसरे भाई यान वेनताओ के साथ फुसफुसाते हुए और उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुना कि आंटी लिन ने क्या कहा था। दूसरी शाखा के लोगों ने शायद कुछ समझ लिया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी बोलने का कोई इरादा नहीं दिखाया। तीसरी शाखा के लोग, जो आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में रहते थे,
उन्हें पत्नियों और रखैलों के शीर्षकों से संबंधित नियमों की कोई समझ नहीं थी। सौभाग्य से उसकी मां कमरे में नहीं थी, अन्यथा वह शायद दुखी हो जाती। छोटे भाई, छोटी बहन, कुछ बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही है और मैं आपसे इसके बारे में पूछना चाहती हूँ। जब से उसने मास्टर शेन से शिष्टाचार के बारे में सीखा, वह जानती थी कि प्राचीन समय में भले ही बड़े गलत हों, छोटे इसे सीधे इंगित नहीं कर सकते थे, अन्यथा इसे अनादर और अनैतिक व्यवहार के रूप में देखा जाएगा। वो अपने सौतेले पिता की आलोचना नहीं कर सकती थी, लेकिन सबसे बड़ी बहन के रूप में उसके भाई बहनों को बोलने में सक्षम होना चाहिए। यान वेनबिन और यान यशून को उम्मीद नहीं थी कि दाओहुआ अचानक उनसे बात करेगी, और एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। यान यशून ने यान पर नजर डाली, झिगाओ, और यह सोचकर कि उसकी बहन अपने पिता के साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगी, मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कृपया बोलें, बड़ी बहन। दाओहुआ ने आंटी लिन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, चूंकि आप दोनों ने मुझसे ज्यादा पढ़ाई की है, इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या एक उपपत्नी के लिए खुद को बहू कहना उचित है। इन शब्दों पर यान येशुंग और यान वेनबिन के भाव बदल गए, साथ ही कमरे में मौजूद बाकी सभी लोगों के भी, खासकर यान झिगाओ के, जो आंटी लिन के संबोधन के तरीके से चूक गए थे। आंटी लिन का चेहरा पीला पड़ गया, वह डरी हुई लग रही थी। अचानक घुटनों के बल बैठ गया, सबसे बड़ी युवा मिस, यह मेरी गलती है, मैं अभी बहुत घबरा गई थी और गलत बोल गई। दाओहुआ शांत रहा और यान वेनबिन की ओर देखते हुए शांति से बोला, पहले छोटे भाई ने आंटी लिन को गलत तरीके से संदर्भित किया था, और अब आंटी लिन ने खुद गलती की है। क्या आंटी लिन एक विद्वान परिवार से नहीं है? फिर उचित आचरण के बारे में वह मुझसे, जो ग्रामीण इलाकों में पला बड़ा है, कम जानकार कैसे है? आधुनिक युग में ऐसा मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं लग सकता है, लेकिन प्राचीन समय में यह कुछ हद तक किसी की पहचान और स्थिति का प्रतिनिधित्व कर सकता है। चाची लिन ने दादी के सामने खुद को बहू बताया, क्या वह मैडम ली की जगह लेने की कोशिश कर रही थी? यह सुनकर यान झिगाओ काफी शर्मिंदा दिखे। हालांकि लंबी बेटी ने उसे सीधे तौर पर संबोधित नहीं किया था, लेकिन फटकार उसके शब्दों में स्पष्ट थी। उसे आश्चर्य होने लगा कि क्या वह चाची लिन के साथ बहुत अधिक दयालु था। मां की उपस्थिति में खुद को बहू के रूप में संदर्भित करना, क्या यह एक उपपत्नी का उचित व्यवहार है? बुढ़िया एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन जल्दी ही उसे पकड़ लिया और फिर क्रोधित हो गई। आंटी लिन, क्या आपको लगता है कि यह बूढ़ी पत्नी अज्ञानी है और इसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है? बूढ़ी औरत को गुस्से में देखकर चाची लिन तुरंत प्रणाम करना और लगातार विनती करना शुरू कर दिया, बूढ़ी मैडम, कृपया शांत हो जाइए, मैं भविष्य में दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। यान वेनबिन और यान येशुंग ने आंटी लिन को ऐसी हालत में देखकर उनकी ओर से विनती करने के लिए घुटने टेक दिए। उन्हें इस तरह देखकर यान झिगाओ को क्रोध और दया का मिश्रण महसूस हुआ। इस पर विचार करने के बाद वह बुढ़िया से बोले बिना नहीं रह सका, माँ, नाराज मत हो। मैं बाद में आंटी लिन के साथ इस बारे में उचित रूप से बात करूंगी। बुढ़िया ने उसकी ओर तेजी से देखा, अब आप एक प्रीफेक्चुरल गवर्नर हैं, और घर के नियम पहले की तरह ढीले नहीं रह सकते। आपको वह स्थापित करना होगा जिसे स्थापित करने की आवश्यकता है, इसे दिन प्रतिदिन, व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न न होने दें। यान झिगाओ ने कहा, आप सही कह रही हैं, माँ। मैं सावधान रहूंगी। बुढ़िया ने उपेक्षा भाव से हाथ हिलाया, ठीक है, उसे उठने दो। उसके ऐसे दिखने से, जो कोई भी कहानी नहीं जानता, वह सोच सकता है कि यह बूढ़ी पत्नी एक खलनायिका है। यह सुनकर आंटी लिन ने तुरंत उत्तर दिया, बूढ़ी मैडम, मुझे पता है कि मैं गलत थी, कृपया क्रोधित न हो। अगर तुम मुझ पर नाराज हो जाओ तो यह इसके लायक नहीं है। बोलने के बाद वह तुरंत दाओहुआ की ओर मुड़ी, सबसे बड़ी युवा मिस, आप भी नाराज न हो। मैं गलत बोला, मैं बाद में जाकर मैडम ली से माफी मंगूंगी। चैप्टर 113, टेयर ऑफ दाओहुआ को एग्जॉस्टेड फील हुआ। यह आंटी लिन वास्तव में उसे हर चीज में उसको अपने साथ खींचना कभी नहीं भूलती थी, यहाँ तक जब दादी ने उसे पहले ही जाने दिया था
तब भी वह उसके दिल में विचारों के कारण उसे जबरन अपने साथ लाना नहीं भूलती। ऐसी प्रतिभा, लेकिन उसकी नजर में क्या वो एक हानिरहित छोटे सफेद खरगोश के अलावा और कुछ नहीं थी, जिसे चाची लिन द्वारा बेड़े के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। यान झियुआन ये देखकर कि बुढ़िया की अभिव्यक्ति तेजी से अधीर होती जा रही थी, और यह जानते हुए कि चाची लिन ने अभी तक वांग्यू अकादमी के मामले का उल्लेख नहीं किया था, चीजों को सुचारू करने का अवसर लिया। माँ, नाराज मत हो, चाची लिन पितृभक्ति के कारण आपके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने आई थी, उसे अपनी गलती सुधारने का मौका दें। दाओहुआ ने उसकी ओर देखा। दूसरा चाचा, वह अपनी सामान्य स्थिति के बावजूद काउंटी गवर्नर कार्यालय और प्रीफेक्चुरल गवर्नर कार्यालय के लोगों के साथ अच्छी तरह से घुलने मिलने में सक्षम था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि वह एक सक्षम व्यक्ति था, लेकिन यह कहना कि वह बहुत चतुर था, यह जरूरी नहीं था। अगर उसने वास्तव में स्थिति को स्पष्ट रूप से समझा होता, तो वह इस समय कुछ नहीं बोलता। पहले की घटना, जब उसने उसे वाइन बनाने से रोका था, अगर वह सिर्फ यान परिवार के भीतर अपना प्रभाव दिखाने के लिए बुजुर्ग की भूमिका निभा रहा था, तो अब आंटी लिन के लिए बोलना बस गड़बड़ करना था। वह यान वेंजी के लिए वांग्यू अकादमी में अध्ययन करने का अवसर सुरक्षित करना चाहता था, जो समझ में आता था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से ऐसा कह सकता था। उस स्थिति में वो उसके बारे में बेहतर सोचती, लेकिन इसके बजाय उसने आंटी लिन का पक्ष लेने का फैसला किया। क्या वह मुख्य घर की पत्नियों और रखेलों के बीच झगड़े के बारे में नहीं जानता था? वह जानता था, फिर भी उसने अभी भी किया था। यह सिर्फ इतना था कि उसने सोचा था क्योंकि वह परिवार के एक छोटे सदस्य थे, वह और चाची लिन संयुक्त रूप से अपने कमजोर पिता को फोर्स करने में मजबूर कर सकते थे। एक हंसमुख और मूर्ख विचार क्या था? यान झियुआन को डांटना था दाओहुआ को, लेकिन उसकी आंखों में मजाक कर देखकर अचानक शब्दों की कमी हो गई। वह बोल नहीं पा रहा था, लेकिन सन फैमिली को इस तरह की कोई आपत्ति नहीं थी। उसने हंसते हुए कहा, दाओहुआ, अपने पांचवें भाई और तीसरी छोटी बहन की खातिर आंटी लिन की उसके खिलाफ जुबान फिसलने को रोकना बंद करो। तो यह उसके लिए एक शिकायत बन गई थी। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। दाओहुआ ने स्पष्ट रूप से कहा, दूसरी चाची दूसरों के मामलों में उदार होने में बहुत अच्छी लगती हैं। सूर्य परिवार का चेहरा सख्त हो गया, तेज तर्रार, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी निर्दयी होगी। दूसरी चाची का एक साधारण शब्द ही काफी था। अपनी मां को इस तरह बात करते देख यान यल को गुस्सा आ गया और वह बोलने ही वाली थी कि तभी यान येहुआन ने उसे पीछे खींच लिया। यान येहुआन ने यान यल पर अपना सिर हिलाया और फुसफुसाया, आज हमारा लक्ष्य दूसरे भाई को अकादमी में लाना है, अराजकता मत फैलाओ। यान यल को असहज महसूस हुआ। उसने दुखी भाव से अपने होंठ काटते हुए कहा, देखो हमारी सबसे बड़ी बहन कितनी सक्षम है, अब हमारे परिवार में हर किसी को उसका चेहरा देखना होगा। यान येहुआन ने यान यल को घूर कर देखा, उसे बात करना बंद करने का संकेत दिया, लेकिन अपने दिल में वह अपनी बहन की बातों से सहमत थी। छोटे राजकुमार के कारण परिवार में सबसे बड़ी बहन का दर्जा ऊंचा और ऊंचा होता जा रहा था। यदि ऐसा पहले होता, तो सबसे बड़ी बहन के बड़ों के प्रति अनादर के कारण निश्चित रूप से चाचा को पहले ही आलोचना का सामना करना पड़ता। लेकिन इस बार चाचा ने कुछ नहीं कहा। जमीन पर घुटने टेककर आंटी लिन को राहत महसूस हुई जब यान जियुआन और उसकी पत्नी ने उसके लिए बात की। शुक्र है, इस बार उनकी रुचि दूसरी शाखा के लोगों के साथ जुड़ गई, सभी अपने बेटों को पढ़ने के लिए अकादमी में भेजने के लिए। डाइनिंग हॉल से भोजन की तैयारी की आवाजें सुनकर आंटी लिन ने अब और देर करने की हिम्मत नहीं की। अगर वह अभी नहीं बोलती, तो बाद में कोई मौका नहीं मिलता। इस बार आंटी लिन ने दाओहुआ को संबोधित नहीं किया, बल्कि यान वेंशियू की ओर देखा। मैंने सुना है कि युवा मास्टर पढ़ाई के लिए वांग्यू अकादमी जा रहे हैं। यह उपपत्नी युवा गुरु को बधाई देना चाहती है। जब लिंडी ने युवा मास्टर को अपने पहले चरित्र सिखाए, तो उन्होंने कहा कि युवा मास्टर असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे, और भविष्य में वह निश्चित रूप से बहुत सफल होंगे, यहाँ तक शाही परीक्षा के शर्मनाक और कठिन स्थिति में डाल देगा। अगर उसके साथियों को इसके बारे में पता चला तो वह उसे और यान परिवार को कैसे देखेंगे।
वैद ज्येष्ठ पुत्र को उपपत्नी के भाई द्वारा शिक्षा दी गई। क्या यान परिवार में औचित्य की कोई भावना थी? इसके अलावा यदि वह मास्टर लिन के करीब जाता तो वह अपनी मां के साथ विश्वासघात करता। यदि वह मास्टर लिन से दूरी बनाता तो उस पर कृतघ्न होने और अपने बड़ों और गुरुओं के प्रति सम्मान की कमी का आरोप लगाया जाता। जब से वह विद्वान, जब भी संभव हुआ उसने मास्टर लिन से दूरी बना ली थी। उसे डर था कि इससे उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। यान झिगाओ की ओर से जब उन्होंने आंटी लिन को अपने सबसे बड़े बेटे के ज्ञान की बात का जिक्र करते हुए सुना तो उनका चेहरा थोड़ा खट्टा हो गया। उस समय वो अपने बड़े बेटे को पढ़ाने में बहुत व्यस्त थे और यह देखकर कि मास्टर लिन काफी विद्वान लग रहे थे, उन्होंने लापरवाही से उनसे अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कहा। अध्याय 114 टेयर ऑफ टू। अब जब भी वह इस बात के बारे में सोचता है तो उसे पछतावा होता है। दरवाजे के बाहर मैडम ली भी गुस्से से पीली पड़ गई थी। जब उसने पिछली घटनाओं के बारे में सोचा तो उसे घुटन महसूस हुई। उस समय लिन परिवार पर परिवार के मुखिया का अनुग्रह था, जो लगभग हमेशा उसके आदेश पर रहता था। उसके बेटे को लिन के भाई ने पढ़ाया था, जो उसके दिल में सबसे गहरी पीड़ा थी। बेशक वो अपनी कमजोरी से और भी अधिक नफरत करती थी, अपनी पृष्ठभूमि के कारण हीन महसूस करने के लिए और इस प्रकार चाची लिन को स्वीकार करना, जो एक विद्वान पिता थे, और अपने बेटे की अच्छी तरह से रक्षा नहीं करने के लिए। अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए मैडम ली तुरंत कमरे में प्रवेश नहीं करती थी। उन्हें डर था कि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाएंगी। अंदर यान झिगाओ ने चाची लिन की ओर देखा, असंतोष महसूस किया। ठीक है, आपने अपना सम्मान व्यक्त किया है और अपनी बधाई दी है। यदि और कुछ नहीं है तो आप जा सकते हैं। आंटी लिन का चेहरा बदल गया। वह जानती थी कि लड़कों की पढ़ाई शुरू करने की बात उठाने से मास्टर साहब अप्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन उसे कोई बहाना चाहिए था। अपने बेटे के भविष्य के लिए वह अब इतनी परवाह नहीं कर सकती थी। सबसे बड़े मास्टर निस्संदेह हमारे परिवार को सम्मान दिलाएंगे, लेकिन जैसा कि पुरानी कहावत है, एक अकेला पेड़ जंगल नहीं बनाता है। इन वर्षों में मास्टर को अपने आधिकारिक करियर में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और मैंने यह सब देखा है। हमारे यान परिवार की नींव उथली है और हालांकि मास्टर ने कुछ संबंध जमा कर लिए हैं, भविष्य में जब सबसे बड़े मास्टर आधिकारिक तौर पर प्रवेश करेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से अपने ही रिश्तेदारों का सुरक्षित समर्थन नहीं मिलेगा। डाहुआ आंटी लिन की बातों से काफी प्रभावित हुई। वह चतुर थी, सीधे तौर पर कोई पद नहीं मांग रही थी, बल्कि इसके चारों ओर इतना बड़ा चक्कर लगा रही थी। आंटी लिन ने कुछ हद तक लाल आंखों के साथ यान झिगाओ को विनती भरी निगाहों से देखा। मास्टर, आप वेनबिन की प्रतिभा और शिक्षा से अवगत हैं। अगर वह भविष्य में सबसे बड़े मास्टर की कोई मदद कर सके तो यह मेरी सबसे बड़ी इच्छा होगी। जैसे ही वह बोली, आंटी लिन की नजर दाओहुआ की ओर चली गई। वो आंटी लिन का प्रदर्शन देख रही थी। उसे इधर उधर देखता देख उसने अपने आचरण को सही किया, अपनी पीठ को थोड़ा सीधा किया, मन में सोचा कि अब बात आ गई है। उस बड़े भाषण के बाद विषय अंततः उस पर स्थानांतरित हो गया है। मिस, मुझे पता है कि एक उपपत्नी के रूप में मैं निम्न स्तर की हूँ और मुझे आपके सामने खड़ा नहीं होना चाहिए और आपको परेशान नहीं करना चाहिए। भविष्य में मैं निश्चित रूप से अपनी दूरी बनाए रखूंगी और आपको परेशान नहीं करूंगी। हालांकि सेकंड मास्टर और वेनबिन के लिए, जिनके अंदर आपके जैसा ही यान परिवार का खून बह रहा है और जो यान परिवार की समृद्धि में योगदान देना चाहते हैं, कृपया उनकी मदद करें। जैसे ही वह बोल रही थी, वह दाओहुआ को प्रणाम करने ही वाली थी, जिससे डरकर दाओहुआ उछलकर किनारे की ओर भाग गई। दादी, दाओहुआ ने जल्दी से ओल्ड मैडम यान से मदद मांगी। बूढ़ी मैडम यान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने डांटते हुए कहा, आंटी लिन, आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? इस समय मैडम ली ने पर्दा उठाया और अंदर चली गईं। उनका चेहरा उदास था और उन्होंने आंटी लिन से बेरुखी से कहा, आंटी लिन, क्या आप जानबूझकर मेरी बेटी की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं या नहीं? आंटी लिन डरी हुई लग रही थी, उनके चेहरे पर घबराहट दिख रही थी और उन्होंने बार बार अपना सिर हिलाया,
यह मेरा इरादा नहीं था, कृपया अपना गुस्सा शांत करें, मैडम। क्रोधित मैडम ली के विपरीत घुटनों पर बैठी आंटी लिन बहुत दयनीय लग रही थीं। दाओहुआ ने नजर घुमाई और देखा कि उसके सौतेले पिता पर दया आ रही थी। वो थोड़ा अवाक और अधीर महसूस कर रहा था। पिताजी, दाओहुआ ने आगे बढ़कर यान झिगाओ को सम्मानजनक सलामी दी। पिताजी, चून की चाची लिन आपकी उपपत्नी हैं, एक कनिष्ठ के रूप में मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन चाची लिन का लगभग हर शब्द मुझ पर निर्देशित है, इसलिए मुझे कुछ कहना है। यान झिगाओ ने अपनी सबसे बड़ी बेटी को देखा, फिर चाची लिन को, और अंत में अपनी क्रोधित माँ और पत्नी को, और आह भरते हुए कहा, आगे बढ़ो। दाओहुआ ने पहले मैडम ली को बैठने में मदद की, फिर उनके पास खड़ी हो गई, चाची की ओर उदासीनता से देखने लगी। लिन, जो अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठे ये थी। आंटी लिन, मुझे नहीं पता कि आप वास्तव में क्या सोचती हैं। जैसा कि आपने कहा, मेरे छोटे भाई, मेरी छोटी बहन और मुझे भाई बहन की तरह सौहार्दपूर्वक रहना चाहिए। फिर भी आपके कार्यों से ऐसा लगता है कि आप मेरे भाई और मेरी बहन के और अधिक दूर होने का इंतजार नहीं कर सकते। आंटी लिन इससे इनकार करना चाहती थी, लेकिन दाओहुआ ने उन्हें मौका नहीं दिया और बोलना जारी रखा। यह सब देखकर मुझे लगता है कि वे पहले से ही मुझसे नफरत करने लगे हैं, है न? दाओहुआ ने आंटी लिन के बचाव में बाधा डालने के लिए अपना हाथ उठाया। आज यहाँ आने का आपका उद्देश्य सभी के लिए स्पष्ट है, लेकिन मैं अभी भी आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने बिना काम किए चीजें प्राप्त करने की आदत विकसित कर ली है? क्या आपको लगता है कि जब तक आप पूछेंगे, कोई आपके अनुरोध को पूरा करेगा? इन शब्दों पर यान झिगाओ का चेहरा मुश्किल से अपनी शर्मिंदगी को छिपा सका। दाओहुआ ने बिना परवाह किए जारी रखा, आप होशियार हैं, मेरे दूसरे बड़े भाई को पाल रहे हैं क्योंकि इससे आपकी सफलता की संभावना बढ़ सकती है। यहाँ तक अगर यह काम नहीं करता है, तो कम से कम यह मुझे मेरे दूसरे चाचा और चाची के साथ मतभेद में डाल देगा। यह सुनकर चाची लिन, जो अभी भी घुटने टेक रही थी, उसकी आंखें अनिश्चितता में टिमटिमा रही थीं, क्योंकि वह वास्तव में उस इरादे को पाल रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सबसे बड़ी मिस उसे देख लेगी। दाओहुआ ने यान झियुआन और सन परिवार की ओर रुख किया। दूसरे चाचा और चाची, मुझे पता है कि मेरे दूसरे भाई को वांग्यू अकादमी में भाग नहीं लेने के कारण आप परेशान हो गए हैं, लेकिन यह ऐसी बात नहीं है जो मैं कर सकती थी, फैसला करो। यान जियुआन ने झट से कहा, दाओहुआ, दूसरे अंकल आपको दोष नहीं देते, लेकिन यह देखते हुए कि आप लिटिल प्रिंस के कितने करीब हैं, उससे अपने दूसरे भाई के लिए दूसरी जगह मांगना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? दाओहुआ की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी और उसने फीकी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ, लिटिल प्रिंस ने मुझे कुछ चेहरा दिया क्योंकि हमने एक बार उसे बचाया था। लेकिन हमारी स्थिति समान नहीं है। अगर वह स्वेच्छा से मदद करने को तैयार है, तो यह उसकी दयालुता और वफादारी को दर्शाता है। लेकिन अगर वह मेरी स्थिति के बावजूद ऐसा नहीं करना चाहता है, तो मुझे उससे कुछ भी मांगने का क्या अधिकार है? क्या आप नहीं देख सकते कि डोंगे को भी लिटिल प्रिंस के सामने सावधानी से चलना पड़ता है? इतना कहने के साथ उसने अपने सौतेले पिता पर एक सार्थक नजर डाली। साथ ही, क्या हमें हमारे पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहना नहीं सीखना चाहिए? शुरुआत में दादी, मैंने और तीसरे भाई ने लिटिल प्रिंस को बचाया, और अब उसने हमें 3 स्थान दिए हैं, क्या यह उचित नहीं है? हर कोई ऐसा क्यों सोचता है कि अगर मैं पूछूंगी, तो लिटिल प्रिंस निश्चित रूप से मदद करेगा? इसके अलावा, अगर वो मदद करता है, तो हमारा यान परिवार बदले में क्या दे सकता? चैप्टर 115, द फॉल मैडम लिन। यह देखकर कि कमरे में सभी लोग दाओहुआ के कुछ शब्दों से चुप हो गए थे, चिंतित हो गईं और खुद बोलने के लिए मजबूर हो गईं। मिस, यह सिर्फ 2 स्थान हैं, और लिटिल प्रिंस के लिए, ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए, यह मामला निश्चित रूप से उनके एक शब्द से ज्यादा कुछ नहीं होगा। यह सुनकर यान झियुआन तुरंत वास्तविकता में वापस आ गया। यह सही है, लिटिल प्रिंस के लिए यह वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है, यह उतना गंभीर नहीं है जितना आप इसे बनाते हैं। बाहर होना, वह अभी अभी इस लड़की दाओहुआ द्वारा लगभग मूर्ख बनाया गया था। हे, दाओहुआ ने उपहास किया,
चूंकि आप दोनों ऐसे बात करते हैं जैसे कि यह बहुत मामूली बात है, तो आप स्वयं अकादमी में कोटा क्यों नहीं मांगते? यह कहने के बाद उसने उन दोनों की ओर देखा भी नहीं, बल्कि यान झिगाओ की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। पिताजी, आप क्या सोचते हैं? वो लोगों को अपमानित करने वाली क्यों होनी चाहिए? उनमें से एक उसके सौतेले पिता का भाई था और दूसरा उसकी रखेल। क्या इससे निपटने के लिए यह उसकी जगह नहीं थी? अपने आशावादी भाई और उपपत्नी का सामना करते हुए यान झिगाओ की भौहें सिकुड़ गईं। इनकार के शब्द बोलना थोड़ा कठिन था। उसने उन दोनों को पहले नहीं रोका था क्योंकि उसे भी उम्मीद थी कि वेंजी और वेनबिन वांग्यू अकादमी में पढ़ सकेंगे। हालांकि उसके कुछ स्वार्थी कारण थे। लंबे समय में यह परिवार के विकास के लिए फायदेमंद होगा। यान झिगाओ ने अपनी बड़ी बेटी को अपनी पत्नी के पास शांति से खड़े देखा। उसकी निगाहें चमक उठी। लिटिल प्रिंस ने केवल 3 स्थान दिए थे और उन्होंने निर्दिष्ट किया था कि वे 3 वेन भाइयों के लिए थे। क्या इसका उनकी सबसे बड़ी बेटी से कोई संबंध हो सकता है? अपने सौतेले पिता को अपनी ओर देखता देख दाओहुआ ने बिना किसी अपराध बोध के अपनी निगाहें वापस कर दी और मुस्कुराई। पिताजी, लिटिल प्रिंस से पूछना मुश्किल नहीं है। यदि आप आज्ञा देंगे तो मैं उसका पालन करूंगी। केवल ऐसा करने पर लिटिल प्रिंस को लग सकता है कि हमारा यान परिवार लालची और अतृप्त है। इन शब्दों पर यान झिगाओ का चेहरा बदल गया और उसने तुरंत निर्णय लिया। वेंक्सू, वेंटाओ और वेंकाई के अकादमी जाने का मामला सुलझ गया है। किसी और को इससे अधिक कुछ नहीं लाना चाहिए। मास्टर, बड़े भाई, मैडम लिन और यान झियोवान ने एक स्वर में कहा। यान झिगाओ ने उन दोनों को सीधे रोका जो फिर से बोलना चाहते थे। आगे की चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। यान झिगाओ को इतना दृढ़ देखकर मैडम लिन को पता था कि अधिक शब्द व्यर्थ होंगे। उनका दिमाग तुरंत बदल गया और एक बार फिर उन्होंने दाओहुआ पर अपनी नजरें जमाईं और विनती करते हुए कहा, मिस, कृपया अपने दूसरे चाचा और वेनबिन को बाहर निकालने में मदद करें। आपके लिए यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यदि दूसरे चाचा और वेनबिन एक अच्छा भविष्य सुरक्षित करते हैं, तो वे निश्चित रूप से आपकी महान दयालुता को नहीं भूलेंगे। वेनबिन, आओ, अपनी बड़ी बहन से विनती करो। वह दाओहुआ से विनती करने के लिए यान वेनबिन को खींचने ही वाली थी। यह देखकर दाओहुआ का चेहरा तुरंत उतर गया। मैडम लिन। उसकी आवाज अचानक दोगुनी हो गई, जिससे कमरे में सभी लोग चौंक गए। मैडम लिन के परिवार द्वारा 2 बार बहाने के रूप में इस्तेमाल किए जाने के बाद दाओहुआ पहले से ही बेहद नाराज थी और इस बार वह अपने सौतेले पिता की भावनाओं की परवाह करने की जहमत नहीं उठा सकती थी। मैडम लिन, क्या आपको लगता है कि मुझे धमकाना आसान है? हर बार जब कोई मुद्दा होता है तो आप अपने अकथनीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुझे बलि का बकरा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मैं आज से पहले जो हुआ उसके बारे में बात करने से परेशान नहीं होऊंगी। चलो बस आज के बारे में बात करते हैं। पहले तो तुम दादी के सामने खुद को बहू बताकर मर्यादा से बाहर हो गए थे और उन्होंने नाराज होकर तुम्हें जाने के लिए कह दिया था। लेकिन आप जो चाहते थे कि यान वेनबिन वांग्यू अकादमी में भाग लें, उसे पाने के लिए आपने विषय को मुझ पर स्थानांतरित करने पर जोर दिया, जिससे दूसरों को लगे कि मैं आपको धमका रहा हूँ। अभी पिताजी ने अकादमी के मामले को न उठाने का निर्णय पहले ही कर लिया था, लेकिन आपने विषय बदल दिया और इसे मेरे पास वापस ला दिया। न केवल अपने दूसरे भाई को फिर से शामिल किया, बल्कि यान वेनबिन से भी मुझसे विनती की। वास्तव में आपके दिल में क्या है? दाओहुआ के अचानक गुस्से से आश्चर्यचकित होकर मैडम लिन ने अपने होश संभाले और तुरंत रोना शुरू कर दिया। मिस, आपने मुझे गलत समझा, मैंने नहीं। दाओहुआ ने उसकी बात काट दी। उसकी आवाज में व्यंग्य टपक रहा था। मैडम लिन, आप कमजोर दिखने में कुशल हैं। बहते आंसुओं और आपके दयनीय व्यवहार के साथ आपके लिए खेद महसूस न करना कठिन है। कुछ अच्छी तरह से लगाए गए विनम्र शब्द जोड़ें और आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। सबसे पहले आपने दूसरे भाई और यान वेनबिन का भविष्य मुझ पर डाल दिया, जैसे कि मैं उनके लिए विनती न करने के लिए हार्टलेस थी। फिर आपने यान वेनबिन को जबरदस्ती खींचकर मुझसे भीख मांगने के लिए कहा, एक विनम्र रुख अपनाते हुए, ताकि अगर मैं फिर भी मना कर दूं, तो यह मुझे ठंडे दिल का बना देगा। जब आप ऐसा करते हैं
तो सबसे अच्छा परिणाम मेरी सहमति है, जिससे सभी को खुशी मिलती है और यान वेनबिन अध्ययन कर सकता है अकादमी में। लेकिन अगर मैंने मना कर दिया, तो सबसे पहले मुझ पर क्रोधित होने वाले मेरे दूसरे चाचा, दूसरी चाची और दूसरे भाई होंगे। साथ ही अगर मैं और भी सख्त रुख अपनाती हूँ, तो बगल में देख रहे पिता को शायद बेहद निराशा महसूस होगी। जरा देखो तो सही, तुम कितनी हिसाब किताब रखती हो। अगर मैं मान जाती हूँ, तो तुम्हें फायदा होता है, तुम्हारा अपना बेटा अकादमी जाता है। अगर नहीं मान जाती, तो मैं परिवार को नाराज करती हूँ और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। मैडम लिन, कभी कभी मुझे सचमुच तुम्हारी तारीफ करनी पड़ती है। बात खत्म करने के बाद दाओहुआ ने यान जिगाओ की तरफ देखने के लिए अपना सिर घुमाया। पिताजी, अगर मुझे पता होता कि अकादमी का मामला मुझे इतनी मुश्किल स्थिति में डाल देगा, तो क्या होता? एक प्रतिकूल स्थिति। मैंने निश्चित रूप से लिटिल प्रिंस को कोटा का उल्लेख नहीं किया होता। यान झिगाओ का चेहरा बदल गया। कमरे में मौजूद अन्य लोगों ने भी अपने भाव बदल दिए। मैडम लिन ने देखा कि दाओहुआ ने अपने सभी आंतरिक विचारों को प्रकट कर दिया है। उसका रंग कुछ पीला पड़ गया है और उसने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की, केवल आंसू पोंछने के लिए अपना सिर झुका लिया। यान वेनकाई ने उसे इस तरह देखकर अधीरता से कहा, मैडम लिन, ऐसा क्यों है कि हर बार मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम रो रहे हैं? रोने के अलावा क्या आप कुछ और नहीं जानते? स्मैक। बूढ़ी मैडम यान ने अपनी हथेली मेज पर जोर से पटक दी। यदि आप रोना चाहते हैं, तो लुढ़कें और रोएं। इतना कहने के बाद वह कांप उठी और उसने यान झिगाओ की ओर इशारा किया। क्या यह वही पढ़ी लिखी और समझदार उपपत्नी है जिसके बारे में आपने बात की थी? यान झिगाओ ओल्ड मैडम को इतना क्रोधित देखकर तुरंत मैडम लिन की ओर मुड़ा। आप अभी भी वहां क्यों खड़ी हैं? बाहर निकलो। इस समय मैडम लिन ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। ओल्ड मैडम के प्रति शिष्टाचार निभाया और जल्दी से यान वेनबिन और यान येशून के साथ चली गईं। जैसे ही वह चली गई, बूढ़ी मैडम ने यान झिगाओ की ओर घूर कर देखा। मैं तुम्हारी उपपत्नी के लाभों का आनंद नहीं ले सकती। जाओ और उससे कहो कि बेहतर होगा कि वह दोबारा मेरे सामने न आए। मैं उसके द्वारा क्रोधित होकर मरना नहीं चाहती। यान झिगाओ। मैडम लिन, वो वेनबिन के भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंतित हैं। पाह। बूढ़ी मैडम ने उस पर थूका। वेनबिन के भविष्य के बारे में चिंतित हैं, तो फिर उसे आपके पास आना चाहिए। यहाँ आकर मेरे दाहुआ के लिए परेशानी का कारण नहीं बनना चाहिए। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, यह आखिरी बार है। यदि आपकी उपपत्नी फिर से परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करती है, मैं दाओहुआ को ले जाऊंगी और अपने पुराने निवास में वापस चली जाऊंगी। यह सुनकर दाओहुआ आगे बढ़ रही और बूढ़ी मैडम की बांह पकड़ ली। दूसरों को उसकी अभिव्यक्ति देखने से रोकने के लिए उसके कंधे में अपना सिर छिपाते हुए कहा, दादी, यह मेरी गलती है। यदि मैंने जियो येयांग को कोटा का उल्लेख नहीं किया होता, मैं निश्चित रूप से वो गलती दोबारा नहीं काटी। इन शब्दों से कमरे का माहौल खराब हो गया। मैडम ली, यह सोचकर कि दाओहुआ सचमुच परेशान है, तुरंत आगे बढ़ी। प्रिय बच्चे, यह तुम्हारी गलती नहीं है। लिटिल प्रिंस का निर्णय आप इसे कैसे प्रभावित कर सकते हैं? यान झियुआन और सन परिवार ने तुरंत सहमति व्यक्त की। वास्तव में यह आपकी गलती नहीं है। हालांकि उनका बेटा अकादमी में जाने में सक्षम नहीं था, यान परिवार को लिटिल प्रिंस की यात्रा से वास्तव में लाभ हुआ था और उन्होंने भी कुछ प्रतिबिंबित गौरव प्राप्त किया था। यान झिगाओ भी कुछ कहना चाहते थे लेकिन अपने गर्व को निगल नहीं सके, इसलिए उन्होंने बस ओल्ड मैडम और उनकी पत्नी को देखा। अप्रत्याशित रूप से उनमें से किसी ने भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। दाओहुआ ने अपना सिर दबाए रखा और माता पिता को अपनी ओर घूरते हुए देखकर उसने अपना मुंह बंद रखा। बूढ़ी मैडम ने दाओहुआ को अपने कंधे पर देखा और सभी को खारिज करने के लिए अधीरता से अपना हाथ हिलाया। बस आज यहाँ खाना मत खाओ, मुझे तुम्हारी ओर देखने में परेशानी हो रही है। एक बार जब समूह चला गया, तो बूढ़ी मैडम ने अंततः दाओहुआ से क्रोधित होकर कहा, ठीक है, वे अब चले गए हैं। दाओहुआ ने अपना सिर उठाया, शरारती मुस्कान के साथ बूढ़ी मैडम की ओर देखा, उदासी का कोई संकेत नहीं दिखाया।
आप छोटे चालक। बूढ़ी मैडम ने दाओहुआ का माथा थपथपाया, उसके चेहरे पर चाटुराई दिख रही थी। दाओहुआ ने आह भरी। मैडम लिन ने चाचा और चाची की मानसिकता की पूरी तरह से गणना की थी। अगर मैंने यह कार्रवाई नहीं की होती, तो चाचा और चाची निश्चित रूप से द्वेष रखते, और बिग ब्रदर भी मुझसे नाराज होते। दादी, अब मैं वास्तव में मैडम लिन से डर गई हूँ। बूढ़ी मैडम दाओहुआ को चुपचाप देखती रही, मानो उसके प्रदर्शन का आनंद ले रही हो। दाओहुआ ने इस नज़र से शर्मिंदा महसूस करते हुए बूढ़ी मैडम की बांह हिलाई। हम्फ। बूढ़ी मैडम ने व्यंग्यपूर्वक कहा, इस बार आपने जो कुछ भी कहा है, उसके साथ आपके पिता यह सुनिश्चित करेंगे कि वह खुद पर नियंत्रण रखे। वह अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती थी। वह परिवार के कद, उसके करियर को महत्व देता था, और किसी उपपत्नी को लिटिल प्रिंस के साथ यान परिवार के रिश्ते को खतरे में डालने की अनुमति नहीं देता था। चैप्टर 116, बाथिंग हर्बल बैग। स्नान हर्बल बैग। जियो येयांग का पत्र प्राप्त करने के 3 दिन बाद, यान वेनशियू, यान वेनताओ और यान वेनकाई वांग्यू अकादमी से प्रवेश नोटिस लेकर अपनी पढ़ाई की प्रत्याशा से भरे हुए अकादमी की ओर जाने वाली सड़क पर जाने के लिए रेडी थे। प्रीफेक्चरल गवर्नर कार्यालय के पिछले गेट पर बुजुर्ग मैडम यान सहित यान परिवार के सभी सदस्य उन्हें छोड़ने आए। कार्यालय छोड़ने में असमर्थ यान झिगाओ ने शिक्षक जियो को तीनों को अकादमी में भेजने का काम सौंपा। वेनशियू, आप सबसे बड़े भाई हैं। जब आप अकादमी में पहुंचेंगे, तो आपको वेनताओ और वेनकाई की अच्छी देखभाल करनी होगी। यान झिगाओ ने यान वेनशियू को निर्देश दिया। यान वेनशियू ने सिर हिलाया। पिताजी, निश्चिंत रहें, मैं अपने दोनों भाइयों की देखभाल करूंगा। उसके हाथ ने तीनों को अपने रास्ते पर जाने का संकेत दिया। उसी समय झुओ परिवार की गाड़ी आ गई। इसके तुरंत बाद झुओ चेंगे गाड़ी से नीचे उतरे और मुस्कुराते हुए बुजुर्ग मैडम यान झिगाओ और मैडम ली का स्वागत करने लगे। बड़े भाई झुओ, आप यहाँ कैसे आए? यान वेनशियू ने मुस्कुराते हुए पूछा। झुओ चेंगे ने उत्तर दिया, मैंने सुना है कि 3 छोटे भाई आज वांग्यू अकादमी में रिपोर्ट कर रहे थे। संयोग से मैं भी अकादमी में पढ़ रहा हूँ। मैंने सोचा कि हमारे लिए एक साथ जाना अच्छा होगा, ताकि हम सड़क पर कंपनी बना सकें। यह सुनकर यान वेनशियू को खुशी का एहसास हुआ। सच कहा जाए तो प्रारंभिक उत्साह बीत जाने के बाद उसे वांग्यू अकादमी में जीवन के बारे में कुछ घबराहट और झिझक महसूस हुई थी। दुर्भाग्य से परिवार में सबसे बड़े होने के नाते उनके लिए इन भावनाओं को दिखाना उचित नहीं था। अब यह जानकर कि अकादमी में एक परिचित व्यक्ति भी पढ़ रहा है, उन्हें काफी राहत मिली। झुओ चेंगे को हर किसी का ध्यान आकर्षित करते देख दाओहुआ ने चुपचाप यान वेनकाई को एक तरफ खींच लिया और वांग मेनमेन के हाथों से एक उभरा हुआ पार्सल प्राप्त किया। यह क्या है? यान वेनकाई ने पार्सल खोलते ही उत्सुकता से पूछा। केवल हाथ के आकार के हर्बल पोल्टिस के पैकेट मिले। धीरे स्वर में दाओहुआ ने कहा, क्या आप और तीसरा भाई मार्शल आर्ट का अभ्यास करने नहीं जा रहे हैं? मार्शल आर्ट बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें आंतरिक चोटें, बाहरी घाव और ऊर्जा की कमी शामिल है, जिससे अन्य छिपी हुई चोटों के अलावा क्यूई का ठहराव और रक्त ठहराव हो सकता है। एक बार जब ये छिपी हुई चोटें भड़क उठती हैं, तो वे कई पुरानी बीमारियां छोड़ सकती हैं। ये सभी रक्त परिसंचरण को सक्रिय करने, ठहराव को दूर करने और दर्द से राहत देने वाली जड़ी बूटियां हैं। मैंने उन्हें पहले ही आपके लिए अलग अलग पैकेटों में विभाजित कर दिया है। प्रत्येक मार्शल आर्ट अभ्यास सत्र के बाद इन्हें अपने स्नान के लिए उपयोग करें, और मैं गारंटी देती हूँ कि अगले दिन आप एक ड्रैगन की तरह जीवंत और एक बाघ की तरह जोरदार होंगे। उसका वास्तव में मतलब यह था कि ये चीजें बहुत अविश्वसनीय लगती हैं। दाओहुआ ने घूरकर कहा, चौथे भाई, यह नुस्खा वह है जो मैंने हमारे पुराने घर में दिव्य मंदिर से प्राप्त किया था। यह बहुत प्रभावी है। तुम्हें और तीसरे भाई को उसमें डूबना होगा। मैं पिछले कुछ दिनों से ठीक से आराम नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं आपके लिए ये दवाएं तैयार कर रही थी। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि अपने पिछले जीवन में उन्होंने पारंपरिक चीनी चिकित्सा में विशेषज्ञता हासिल की थी और कुछ प्राचीन पुस्तकों में औषधीय स्नान के प्राचीन सूत्र देखे थे।
आज उसने जो प्रदान किया वह उसके स्वयं के संशोधित फार्मूले थे, जो विशेष रूप से मार्शल कलाकारों के लिए तैयार किए गए थे। इसके अलावा उसने जिन जड़ी बूटियों का उपयोग किया था, वे सभी उसके स्थान पर उत्पादित की गई थीं, इसलिए उनकी प्रभावशीलता बिल्कुल विश्वसनीय थी। यह सुनकर यान वेनकाई के पास अनिच्छा से ही सही, उन्हें लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसने मन ही मन सोचा कि भले ही वो उन्हें ले लेगा, लेकिन वो उनका उपयोग नहीं करेगा। उसकी बड़ी बहन के इरादे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वह चिकित्सक नहीं थी। अगर उनके उपयोग से कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? किसी भी गड़बड़ी पर संदेह किए बिना दाओहुआ ने जारी रखा, चौथे भाई जियो येयान को भी मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप उससे मिलते हैं, तो उसे दवा के 2 पैकेट भी दे दें। यान वेनकाई ने बिना प्रतिबद्धता के सिर हिलाया, उसने उन्हें खुद इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की, छोटे राजकुमार को देने की बात तो दूर की बात है। इस बीच झू चेंगे ने यान झिगाओ और अन्य लोगों के साथ शुभकामनाओं का आदान प्रदान पूरा कर लिया था और जाने के लिए तैयार था। ठीक है, अब निकलना होगा। 1 घंटे की देरी मत कीजिए, यान झिगाओ ने आग्रह किया। यान झिगाओ के बोलने के बाद यान वेनशियो और अन्य 2 ने अपने परिवार के बुजुर्गों को विदाई दी और झोऊ चेंगे के साथ गाड़ी में बैठकर अपनी यात्रा शुरू की। यान झियुआन ने खटास के स्वर में कहा, वेनशियो और अन्य लोगों के चले जाने से उनके वेनजी और वेनबिन के बीच का अंतर भविष्य में और भी बड़ा हो जाएगा। हर कोई भीतर की ओर लौटने वाला था। आंगन ये शब्द सुनकर रुक गया। बुजुर्ग मैडम यान ने बिना एक भी शब्द बोले यान झियुआन की ओर देखा और जाते समय दाओहुआ को अपने साथ ले गईं। मैडम ली और श्रीमती वू ने धीरे से हंसते हुए उनका पीछा किया। यान झिगाओ ने यान वेनबिन की ओर देखा, जो निराश लग रहा था। उसकी आंखें क्षण भर के लिए चमक उठीं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, स्टेट स्कूल के अलावा मैं दोनों बच्चों के किसी भी संदेह को दूर करने में मदद के लिए घर पर एक मास्टर को भी नियुक्त करूंगा। यह सुनकर यान जियुआन का चेहरा खुशी से चमक उठा। यह बहुत अच्छा है, इस तरह वेनजी और वेनबिन और भी अधिक मजबूती से सीख सकते हैं। इसके साथ दोनों भाई सामने के आंगन की ओर बढ़ गए। उनके पीछे यान वेनजी और यान वेनबिन ने तेजी से एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे पर ज्यादा खुशी नहीं दिख रही थी। घर पर पढ़ाई करना वांग्यू अकादमी में जाने की तुलना में कुछ भी नहीं था। अकादमी में कोई भी सभी प्रकार के लोगों से मिल सकता है, समान विचारधारा वाले दोस्त बना सकता है और बहस में शामिल हो सकता है और विभिन्न दृष्टिकोणों का आदान प्रदान कर सकता है, जिनमें से कुछ भी घर पर नहीं किया जा सकता है। यान वेनशियो और अन्य लोगों के चले जाने के बाद यान परिवार थोड़ा शांत था, लेकिन वहां अन्य कई बदलाव नहीं थे। खेत से तरबूज बेचने के बाद दाओहुआ फिर से फूलों की दुकान खोलने के लिए एक दुकान खरीदने में व्यस्त हो गई। मैडम ली दुकान की देखरेख करने में मदद कर रही थी और दाओहुआ को बस हर दिन स्कूल जाना था और अपने खाली समय में बगीचे से चुने गए फूलों को गमलों में लगाना था। यान परिवार की बूढ़ी मैडम ऐसी थी जो बेकार नहीं रह सकती थी और उन्होंने फूलों की रोपाई में दाओहुआ की मदद भी की। ये फूल वास्तव में हैं सुंदर, लेकिन वे प्रसिद्ध किस्में नहीं लगती। मैंने कुछ फूलों की दुकानें देखी हैं जो पैनी, पेड़ पैनी, ऑर्किड और इसी तरह की अन्य चीजें बेचती हैं। दाओहुआ के कभी कभार उल्लेख के तहत ओल्ड मैडम ने कई प्रसिद्ध फूलों के बारे में भी सीखा था। दाओहुआ, इस साल फूलों के बीजों का संग्रह छोटा था। अगले वर्ष मैं लोगों की पसंद के सभी फूल एकत्र कर सकूंगी। अभी के लिए चलो जो कुछ हमारे पास है उससे काम चलाएं। बूढ़ी मैडम ने और कुछ नहीं कहा। तुम्हारे ये गुलदाउदी अच्छे से खिले, उन्हें अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कई लोगों को गुलदाउदी पसंद है और जब उसने उन्हें पहले लगाया था तो उसने जानबूझकर अधिक पौधे लगाए थे। एक बार जब मेरे पास चांदी हो तो मैं और अधिक खेत खरीद सकती हूँ। बूढ़ी मैडम हंसी। क्या तुम सचमुच धन से इतने मोहग्रस्त हो गए हो? आपको इतने सारे खेतों की क्या आवश्यकता है? दाओहुआ एक पल के लिए सोचने के लिए रुकी। मैंने इसे पहले कभी महसूस नहीं किया था,
लेकिन जब से मैं पिताजी और माँ के पास आई, मुझे एहसास हुआ हर चीज के लिए चांदी की आवश्यकता होती है। अधिक रखना हमेशा बेहतर होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अपने हाथों में चांदी रखें। मैडम ली मुस्कुराते हुए दाओहुआ मंडप में चली गईं। उन्हें देखते ही दाओहुआ तुरंत उनका स्वागत करने गए। माँ, क्या दुकान खरीद ली गई है? मैडम ली ने पहले बूढ़ी मैडम को सम्मान दिया और फिर दाओहुआ की ओर मुड़ी। आप अपनी दुकान के बारे में क्या सोच सकते हैं? दाओहुआ ने तुरंत अपना सिर हिलाया और सहलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दुकान आपकी तुलना कैसे कर सकती है, माँ? मैडम ली ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए दुकान का दस्तावेज निकाला। यहाँ, अपने लिए देख लो। दाओहुआ ने जल्दी से इसे ले लिया और ध्यान से इसका निरीक्षण किया, फिर इसे देखने के लिए ओल्ड मैडम को सौंप दिया। ओल्ड मैडम ने दूर देखने से पहले इसे संक्षेप में देखा। मैडम ली ने मुस्कुराते हुए समझाया, स्थान काफी अच्छा है, सामने दुकान है और पीछे रहने का स्थान है। बूढ़ी मैडम ने सिर हिलाया, आप इस लड़की की देखरेख कर रहे हैं, मैं निश्चिंत हूँ। मैडम ली फिर दाओहुआ की ओर मुड़ी। क्या आप खुद दुकान के कर्मचारियों को ढूंढेंगे या मैं आपकी मदद करूं? दाओहुआ ने एक पल के लिए सोचा। खेत में एक फूल वाला है जो फूलों की देखभाल करना जानता है, और उसके बेटे दुकान सहायक के रूप में काम कर सकते हैं। माँ, बस एक बटलर ढूंढने में मेरी मदद करो। मैडम ली ने सिर हिलाया। ठीक है, आपका जन्मदिन जल्द ही आ रहा है। क्या आप कुछ युवा महिलाओं को उत्सव के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं? यह सुनकर दाओहुआ रुकी, फिर आह भरते हुए बोली, समय इतनी तेजी से बीतता है, मैं एक और वर्ष बड़ी हो गई हूँ। चैप्टर 117, द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इक्वालिटी, पहचान समानता का महत्व। दाओहुआ का 10वां जन्मदिन भव्यता के साथ नहीं मनाया गया, और उसने अन्य परिवारों की युवा लड़कियों को खेलने के लिए आमंत्रित नहीं किया। इसके बजाय उसने बस अपने परिवार के साथ दीर्घायु नूडल्स का एक कटोरा खाया, और बस इतना ही। दाओहुआ, क्या आप हमेशा मिस झोऊ के संपर्क में नहीं रहे? आपने उसे आज आमंत्रित क्यों नहीं किया? दीर्घायु नूडल्स के बाद मैडम ली, सन फैमिली, वू फैमिली, यान येहुआन, यान येशुंग और यान यल के साथ सभी बुढ़िया के कमरे में बैठे उसके साथ बातें कर रहे थे। दाओहुआ ने अपनी दूसरी चाची पर नजर डाली, जिसका अर्थ स्पष्ट था। यान वेंजी की वांग्यू अकादमी में भाग लेने में विफलता ने दूसरे सदन में एक खट्टा स्वाद छोड़ दिया था। मैं केवल थोड़े समय के लिए सिस्टर झोऊ को जानता हूँ। उसे जल्दबाजी में आमंत्रित करना उचित नहीं होगा। सन फैमिली ने असहमति में अपना सिर हिलाया। दाओहुआ, ऐसा नहीं है कि आपकी दूसरी चाची आपकी आलोचना कर रही है, लेकिन आपकी सोच गलत है। लोगों के बीच बातचीत आपसी यात्राओं पर निर्भर करती है। अधिक आदान प्रदान के साथ भावनाएं स्वाभाविक रूप से गहरी हो जाती हैं। दाओहुआ मुस्कुराए, आप जो कहते हैं वह सच है, दूसरी चाची। हालांकि मेरा मानना कि आपसी आदान प्रदान बराबर के लोगों के बीच होना चाहिए। इस तरह बातचीत अधिक आरामदायक होती है, क्या आपको नहीं लगता? झोऊ परिवार के संरक्षक एक पूर्व ग्रांड सचिव थे, और झोऊ परिवार के दूसरे मालिक कार्मिक मंत्रालय के वर्तमान उपमंत्री हैं। झोऊ परिवार की सामाजिक स्थिति यान परिवार की तुलना में बहुत अधिक है। हालांकि झोऊ परिवार वर्तमान में यान परिवार के लिए काफी अच्छा है, लेकिन यह सब यान परिवार के बजाय जियो येयान के प्रभाव के कारण है। यदि यान परिवार ने अहंकारपूर्वक काम किया और अपनी जगह को जाने बिना खुद को अपमानित करने की कोशिश की, तो झोऊ परिवार खुले तौर पर कुछ भी नहीं कह सकता है, लेकिन निजी तौर पर वे संभवतः यान परिवार को नीची दृष्टि से देखेंगे। इसके अलावा झोऊ जिंगवान स्पष्ट रूप से एक बिगड़ल युवा महिला है, जिसे लगातार प्रशंसा की आवश्यकता होती है। और लाड़ प्यार रिश्ते को बनाए रखने के लिए आकस्मिक उपहारों का आदान प्रदान पर्याप्त है। वह निश्चित रूप से किसी को असहज महसूस करने के लिए सक्रिय रूप से आमंत्रित नहीं करेगी। सन फैमिली को उम्मीद नहीं थी कि दाओहुआ इस तरह से प्रतिक्रिया देगा। आश्चर्य का स्पर्श दिखाते हुए फिर मुस्कुराया, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, लड़की। क्या युवा मिसेज को अपने खेल और सामाजिक संबंधों के बारे में इस हद तक सोचने की जरूरत है?
अपनी दूसरी चाची की बात सुनो और मिस झोऊ को निमंत्रण भेजें, उसके करीब आओ। झोऊ परिवार के जिंगझोऊ में व्यापक संबंध हैं और उनके नेतृत्व से आपके और आपकी बहनों के लिए जिंगझोऊ शहर की युवा महिलाओं से परिचित होना निश्चित रूप से आसान हो जाएगा। यह वास्तव में उसका लक्ष्य था, अपनी दोनों बेटियों को और अधिक सामाजिक बनाना। जिंगझोऊ शहर में जाने के बाद उसे सामाजिक स्थिति के महत्व का एहसास हुआ। काउंटी शहर में, भले ही वह केवल काउंटी मजिस्ट्रेट की भाभी थी और घर के मुखिया के पास कोई आधिकारिक पद नहीं था, फिर भी वह अपने दम पर घरों का दौरा कर सकती थी। हालांकि जिंगझोऊ शहर में अपनी बड़ी भाभी के साथ के बिना वह दूसरों के घरों के दरवाजों में भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। अब एकमात्र आशा वेंजी पर हो सकती है, लेकिन यदि वेंजी सफल भी हो जाती है तो यह भविष्य में कई वर्ष हैं। उसकी दो बेटियों को अधिकारियों की बेटियों के साथ अधिक संपर्क की अनुमति देने से, चाहे जो भी हो, उनके क्षितिज और ज्ञान का विस्तार होगा, जो निश्चित रूप से किताबों में दबे घर में छुपे रहने को मात देता है ना? यह सुनकर यान येहुआन और अन्य सभी ने दाओहुआ की ओर देखा, स्पष्ट रूप से शब्दों को दिल पर ले लिया। दाओहुआ की अभिव्यक्ति नर्म हो गई। उसने पाया कि दूसरे सदन के लोग दूसरों को काम करना सिखाना पसंद करते हैं, उसके दूसरे चाचा भी ऐसे ही थे, और उसकी दूसरी चाची भी ऐसी ही थी। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय वह चीजों को अपने प्राकृतिक तरीके से चलने देना पसंद करती थी और बहुत अधिक गणना नहीं करना चाहती थी, खासकर जब यह गुप्त उद्देश्यों की बात आती थी। यान परिवार की कुलमाता प्रमुख परिवारों के बीच बातचीत के नियमों से बहुत परिचित नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि दाओहुआ की उम्र की लड़कियों के साथ अधिक संपर्क एक अच्छी बात होगी, इसलिए उन्होंने बात नहीं की। मैडम ली को इसकी जानकारी थी। परिवारों के बीच बातचीत के नियम, हालांकि बच्चों के मिश्रण के लिए विस्तार पर इतनी सख्त ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उनका व्यवहार उनके परिवारों की स्थिति से प्रभावित होता था। उदाहरण के लिए, यदि दाओहुआ और अन्य लोग मिस झोऊ के साथ बातचीत करते थे, तो वे केवल औचित्य दिखा सकते थे और एक अधीनस्थ भूमिका निभा सकते थे। मैडम ली ने अपनी बेटी पर नजर डाली, जो स्पष्ट रूप से अनिच्छुक थी, और सन फैमिली पर, जो आगे के लिए राजी करना चाहती थी, और मुस्कुराते हुए बातचीत समाप्त की। हमने आज कुछ भी तैयार नहीं किया है। हम मेहमानों को कैसे आमंत्रित कर सकते हैं? शायद फिर कभी। फिर स्वर में बदलाव के साथ उसने चतुराई से विषय बदल दिया। वो परिवार ने भी बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद की। बूढ़ी महिला की ओर मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैंने सुना है कि आपने और दाओहुआ ने मिलकर जो अंगूर की शराब बनाई है, वो पीने के लिए तैयार है। शराब की बात करते हुए बुजुर्ग मैडम की रुचि तुरंत बढ़ गई। उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि दाओहुआ वास्तव में केवल कंटेनरों में अंगूरों को सील करके शराब बना सकता है। आप इसे अभी पी सकते हैं, और इसका स्वाद खराब नहीं है। यह बहुत नशीला भी नहीं है। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, अंगूर की वाइन पीना वास्तव में आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन आप इसे बहुत ज्यादा नहीं पी सकते। यदि आपको यह पसंद है, तो दिन में एक गिलास पीना ठीक है। बुजुर्ग मैडम ने सिर हिलाया, चिंता मत करो, तुम्हारी दादी पेटू नहीं है। यह आप ही हैं जो छोटी लालची बिल्ली है। पिछली बार यह मैनमैन ही था जिसे आपको वापस आंगन में ले जाना पड़ा था। दाओहुआ ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान दी, लेकिन वास्तव में यह उसकी गलती नहीं थी। चौथा भाई अंगूर की शराब पीने के लिए छटपटा रहा है। जब वे लौटेंगे तो हमारा पूरा परिवार शराब पीते हुए चांद का आनंद ले सकता है। यह सुनकर बुजुर्ग मैडम खुशी से झूम उठी। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपने बच्चों और पोते पोतियों से घिरे रहना पसंद करते हैं। एक बार फिर सन फैमिली ने कहा, क्या लिटिल प्रिंस भी अकादमी में नहीं पढ़ रहा है? दाओहुआ, आप उसे हमारे साथ मध्य शरद ऋतु समारोह बिताने का निमंत्रण क्यों नहीं भेजते? यह सुनकर दाओहुआ अपनी आंखें घुमाने से नहीं रोक सकी। उसकी दूसरी चाची कितनी साहसी हो सकती थी। वह झोऊ परिवार के साथ भी जल्दबाजी में दोस्ती नहीं करना चाहती थी। शाही परिवार के जियो येयांग की तो बात ही छोड़ दें। स्थिति में इतनी असमानता के साथ
जो बहुत ऊंचा है उसे पकड़ने के लिए पंजों के बल पहुंचने, हाथ फैलाने पर जोर क्यों दिया जाता है? क्या ऐसा नहीं है थका हुआ? उसके पास जियो येयान के बारे में केवल एक ही विचार था, यदि वह यान परिवार के करीब था, तो वह पारस्परिक रूप से लाभकारी एक संतुलित संबंध बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन अगर वह यान परिवार से दूर हो गया, तो वह उस पर गुस्सा या चापलूसी नहीं करेगी क्योंकि इससे शायद कोई फायदा नहीं होगा। अपनी स्थिति के साथ, उसने बहुत से लोगों को उसे खुश करने की कोशिश करते देखा है, जब तक कि इसमें कुछ लाभ शामिल न हो, उसे शायद यान के साथ अरुचि के अलावा कुछ भी महसूस नहीं होगा। परिवार की कमजोर नींव के कारण, उसे जियो येयान के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की उम्मीद थी, हालांकि इसका मतलब अमूर्त तरीकों से उसका फायदा उठाना हो सकता है, वह इसकी भरपाई करने का प्रयास करेगी। मैडम ली की अभिव्यक्ति में कुछ नाराजगी दिखाई दी क्योंकि उन्होंने सन फैमिली की ओर उदासीनता से देखा। भाभी, भविष्य में ऐसी बातों का दोबारा उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। दाओहुआ लिटिल प्रिंस को संदेश कैसे भेज सकता है? इसके अलावा, भविष्य में, जब हम बाहर होंगे, तो लिटिल प्रिंस के बारे में बात न करना ही बेहतर होगा। शाही परिवार के सदस्य हम लोगों के लिए चर्चा का विषय नहीं हैं। सन फैमिली का चेहरा कुछ हद तक सख्त हो गया। मैडम ली हमेशा काफी खुशमिजाज थीं और अपनी दोनों भाभियों के प्रति शायद ही कभी गुस्सा दिखाती थीं। इस तरह की सीधी टिप्पणियां कुछ ऐसी थीं जो उसने पहले कभी नहीं की थीं। मैं समझता हूँ, बड़ी भाभी। वास्तव में, ऐसा पति होना जो सबसे अलग हो और बच्चे जो उत्कृष्ट हों, एक महिला के लिए सबसे बड़ा सहारा है। इससे पहले, मेरी बड़ी भाभी ने इतने अधिकार के साथ बात नहीं की थी। उसके बाद, दाओहुआ कमरे में नहीं रुका और दाओहुआ मंडप में लौट आया। दाओहुआ मंडप अब उतना उजाड़ नहीं था, जब वे पहली बार अंदर आए थे। सभी प्रकार के चढ़ाई वाले गुलाबों ने पूरे पेरगोला गलियारे को पूरी तरह से खिले हुए फूलों से ढक दिया था। आंगन में, फूलों की क्यारियां भी रंग बिरंगे फूलों से भरी हुई थीं। एक हल्की हवा बह रही थी, जिससे हवा भर गई खुशबू से। मिस, फूलों की दुकान जल्द ही खुलेगी। यदि व्यवसाय अच्छा चलता है, तो क्या हमारे पास बेचने के लिए पर्याप्त फूल होंगे? आंगन के कई फूल पहले ही गमलों में रोपे जा चुके थे, वे अब और स्थानांतरित होने का जोखिम नहीं उठा सकते। चिंता मत करो, मैंने पहले से ही खेत में जमीन का एक टुकड़ा विशेष रूप से फूल उगाने के लिए अलग रखा है। सर्दियों में आप सब्जियों के बिना नहीं रह सकते। चैप्टर 118, फूलों की दुकान। मध्य शरद ऋतु समारोह आने से पहले दाओहुआ की फूलों की दुकान खुल गई। इसे लेकर यान परिवार के विभिन्न गुटों की प्रतिक्रियाएं मिली जुली रहीं। यान झिगाओ ने पिछवाड़े में होने वाली घटनाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और जब तक यह महत्वपूर्ण मामला नहीं था, वह ज्यादा परवाह नहीं करता था। यह जानने के बाद कि दुकान खरीदने के लिए पैसे दाओहुआ ने खुद कमाए थे, उसने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। दूसरे घर के लोगों ने उसे अस्वीकृति की दृष्टि से देखा। उनकी राय में, केवल अल्पसंख्यक लोग ही फूल खरीदेंगे, और अच्छी कीमत के साथ भी पैसा कमाना आसान नहीं होगा। इसके अलावा, फूलों को बनाए रखना मुश्किल होता है और अगर ठीक से देखभाल न की जाए तो वे आसानी से बीमारी का शिकार हो सकते हैं या मुरझा सकते हैं। दुकान के उद्घाटन से पहले, यान जियुवान और सन परिवार ने दाओहुआ को लाभदायक उद्यम के रूप में व्यवसाय करने के लिए मनाने की कोशिश की थी और यहां तक दुकान का प्रबंधन भी खुद करना चाहते थे। उसे मनाने में असफल होने के बाद, वे दर्शकों के रवैये के साथ एक तरफ खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि दाओहुआ की फूलों की दुकान बंद होने का इंतजार कर रहे थे। तीसरे घर की प्रतिक्रिया चुपचाप उसका समर्थन करने की थी। फूलों की रोपाई करना, गमले चुनना और मिट्टी की धुलाई करना ये सभी कार्य थे जिनमें यान झिकियांग खुद को व्यस्त रखता था। जहां तक आंगन की आंटी लिन की बात है, यान झिकियांग के सामने यान यिशुंग पर दया करने के अलावा, वह केवल शुष्क रूप से ही देख सकती थी। मैडम ली इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित थीं। बटलर को व्यक्तिगत रूप से उसके सबसे बड़े भाई ली जिंगचांग को लिखे एक पत्र के माध्यम से प्राप्त किया गया था। हालांकि दाओहुआ दुकान चलाने को एक शौक के रूप में मान सकती थी, लेकिन वह ऐसा करने में सक्षम नहीं थी। उसे अपनी बेटी के भविष्य पर विचार करना था,
यान परिवार की नींव ऐसी ही थी, और अगर उन्होंने अब धन संचय करना भी शुरू कर दिया तो कितना बचाया जा सकता था। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, यान परिवार में सन पीढ़ी के काफी लोग थे। भविष्य में दुकान अनिवार्य रूप से उसकी बेटी के दहेज के लिए इस्तेमाल की जाएगी, इसलिए इसे अच्छी तरह से प्रबंधित करना होगा। फूलों की दुकान खुलने के पहले दिन दाओहुआ ने एक आदमी के रूप में कपड़े पहने और व्यक्तिगत रूप से पर्दे के पीछे से स्थिति की निगरानी की। उसने जो फूल उगाए थे वे उसके स्थान की विशेष मिट्टी से पोषित थे, जो शानदार और जीवंत रूप से खिलते थे, कई राहगीरों का ध्यान आकर्षित करते थे। हालांकि यह ज्यादातर देखने तक ही सीमित था, कुछ लोगों ने वास्तव में खरीदने के लिए चांदी खर्च की। इस संबंध में दाओहुआ चिंतित नहीं थी। प्राचीन समय में आम लोगों के लिए जीवन आसान नहीं था, और दुकान खोलने से पहले उनका इरादा आम लोगों को फूल बेचने का नहीं था। उसके लक्षित ग्राहक वे लोग थे जिनके पास खर्च करने योग्य आय थी, जो लालित्य की सराहना करते थे, जैसे कि विद्वान, साहित्यकार और धनी परिवारों के बेटे और बेटियां। थोड़ी देर के लिए ग्राहकों के प्रवाह को देखने के बाद दाओहुआ ने अपना ध्यान दुकान में काम करने वालों पर केंद्रित कर दिया। बटलर, उपनाम वांग, अपने शुरुआती 40वें वर्ष में था, एक हंसमुख व्यक्ति था जो सामाजिक शिष्टाचार और लेनदेन के प्रबंधन में पारंगत था। उसकी मां ने कहा कि वो उसके चाचा की दुकान में असाधारण प्रबंधन कौशल वाला बटलर था, और उसे यहाँ भेजा गया था क्योंकि उसे उसकी जरूरत थी। दुकान सहायक झेंग परिवार से थी जिसे उसने संपत्ति से चुना था। अपने युवा दिनों में ओल्ड मैन झेंग ने एक अमीर परिवार के लिए फूलों के घर का प्रबंधन किया था और पौधों की देखभाल करने में कुछ कौशल सीखे थे, जिससे वह एक सफल फूल वाला बन गए थे। उनके दो बेटे झेंग दाओ और झेंग जियाओवू काफी तेज थे और संपत्ति पर लगन से काम करते थे। दाओहुआ ने सोचा कि पूरे परिवार को रोजगार देना सुविधाजनक होगा और प्रबंधन करना आसान होगा, इसलिए उसने पूरे झेंग परिवार को फूलों की दुकान में काम करने के लिए कहा। दादाजी, आइए देखें, यहाँ एक नई फूलों की दुकान है। अपने दादाजी की बांह को सहारा देने के लिए, दादाजी, देखो, दुकान में फूल कितनी खूबसूरती से खिल रहे हैं। अपनी पोती की उंगली का अनुसरण करते हुए बूढ़े मास्टर झोऊ ने फूलों की दुकान की ओर देखा और फूलों को खिलने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए देखा। उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दी। चलो अंदर देखते हैं। जैसे ही दोनों दुकान में दाखिल हुए, दाओहुआ ने उन्हें देखा। ओल्ड मास्टर झोऊ को प्यार से फूलों के बर्तन संभालते हुए देखकर दाओहुआ ने विचार विमर्श किया और फिर बाहर जाने का फैसला किया। अगर उसने उन्हें नहीं देखा होता तो वह ऐसा होने देती, लेकिन उन्हें देखने के बाद युवा पीढ़ी के रूप में उसे उनका स्वागत करने की पहल करनी चाहिए। सिस्टर झो, जब झो जिंगवान इस बात को लेकर असमंजस में थी कि फूलों का कौन सा गमला चुना जाए, तो उसने अपने पीछे एक परिचित आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा और पुरुष के वेश में दाओहुआ को देखा। तुम हो यान यी? उसके चेहरे पर अनिश्चितता देखकर दाओहुआ मुस्कुराया और सिर हिलाया। झू जिंगवान तेजी से पास आई और दाओहुआ के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। उत्सुकतावश उसने पूछा, आपने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं? दाओहुआ मुस्कुराई, क्योंकि यह सुविधाजनक है। इसके साथ उसने झू जिंगवान को करीब खींच लिया और उसके कान में फुसफुसाया, इस तरह मेरी माँ मुझे फूलों की दुकान में रहने देने के लिए सहमत हो गई। झू जिंगवान को दाओहुआ का स्वाभाविक रूप से अंतरंग इशारा नापसंद नहीं था। दाओहुआ की बातें सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गई और चौड़ी बादामी आंखों से बोली, आपके परिवार के पास यह फूलों की दुकान है? दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। झू जिंगवान ने अचानक उसके माथे पर हाथ मारा, मैं कैसे भूल सकता हूँ, जब मैं आपके परिवार से मिलने गया था तो आपने उल्लेख किया था कि आप बागवानी कर सकते हैं, और ऐसा लगता है कि आपके आंगन में कई फूल हैं। मुस्कुराते हुए दाओहुआ ने कहा, जब आप आए थे तब तक फूल नहीं खिले थे, लेकिन अब खिल गए हैं। यदि आपके पास समय है तो आप आ सकते हैं और देख सकते हैं। झू जिंगवान ने तुरंत सिर हिलाया। झू परिवार के अपने दादा से प्रभावित होने के कारण वह भी फूलों और पौधों से बहुत प्यार करती थी। क्या आपका चढ़ाई वाला गुलाब खिल गया है? क्या यह सुंदर लग रहा है?
यदि ऐसा होता है तो मैं घर वापस जाऊंगा और आपके आंगन की तरह एक पेरगोला स्थापित करूंगा। दाओहुआ ने उत्तर दिया, बहुत बुरा नहीं। बगल में झुओ परिवार के बुजुर्ग मुखिया दुकान में फूलों के बर्तनों पर नजर रख रहे थे, जबकि कभी कभी उत्साही बातचीत में लगी दो युवा लड़कियों पर नजर डालते थे। यान परिवार के बारे में, जो हाल ही में जिंगझू शहर में आया था, उसने लिटिल प्रिंस के कारण कुछ ध्यान दिया था, लेकिन उसने सक्रिय रूप से संपर्क बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। इस समय यह देखते हुए कि कैसे यान परिवार की सबसे बड़ी युवा महिला अपनी पोती के साथ आराम से और विनम्रता से बात करती और हंसती थी, उसने अपने दिल में यान परिवार के प्रति बढ़ती स्वीकृति महसूस की। किसी परिवार की प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा और गति का अच्छा या बुरा उनके द्वारा विकसित की जाने वाली अगली पीढ़ी में देखा जा सकता है। उनके सबसे बड़े पोते ने उल्लेख किया था कि यान परिवार का सबसे बड़ा पोता सौम्य, विनम्र, विनम्र और अच्छी तरह से सीखा हुआ था। उनसे पहले इस सबसे बुजुर्ग युवा महिला ने भी अपनी चमकदार आंखों और सफेद दांतों के साथ एक अच्छा प्रभाव डाला था, जो शालीनता से आगे और पीछे चलती थी। अगर यान परिवार की अगली पीढ़ी इन दोनों की तरह होती, तो यान परिवार के समृद्ध होने की संभावना बहुत अधिक होती। दाओहुआ ने अपने दादा को कहा, दादाजी, यह यान यही है, प्रीफेक्चुरल गवर्नर यान की सबसे बड़ी बेटी। दाओहुआ, यह मेरे दादा हैं। यह सुनकर दाओहुआ तुरंत मुस्कुराया और बड़े झोऊ को एक श्राप दिया, प्रणाम दादा झोऊ, दाओहुआ आपसे मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा है। दादाजी झोऊ मुस्कुराए और दाओहुआ को उठने का इशारा किया, मैंने सुना है कि यह फूलों की दुकान आपके परिवार के स्वामित्व में है। क्या आपको भी फूल पसंद हैं? दाओहुआ ने सिर हिलाया, हाँ, जीवंत बैंगनी और लाल रंग के साथ पूर्ण खिले हुए फूलों को देखना मुझे हमेशा अच्छे मूड में रखता है। उसके बाद दादाजी झो धीरे धीरे दाओहुआ के साथ बातचीत में लगे और पाया कि यान परिवार की युवा महिला फूलों और पौधों के बारे में काफी जानकार थी, उनकी देखभाल कैसे करें और उनकी देखभाल कैसे करें, वह पूरी तरह से जानती थी। स्पष्ट बातचीत के दौरान प्रबंधक वांग दादाजी झो की पहचान जानकर कुछ हद तक चिंतित महसूस कर रहे थे और उनकी ओर देखते रहे। उन्हें डर था कि युवा दाओहुआ किसी को नाराज कर देगा। हालांकि उनकी चिंताएं अनावश्यक थीं। देखो वे कितनी खुशी से बातें कर रहे हैं। दादाजी झो ने भी यान परिवार की युवा महिला को देर से मिले सौहार्द से भरी आंखों से देखा। दाओहुआ ने वादा किया, दादाजी झो, अगर मैं भविष्य में कभी भी सुंदर फूलों की खेती करूंगा तो मैं निश्चित रूप से उन्हें आपके निवास पर भेजूंगा। 1 घंटे से अधिक समय तक बातचीत करने के बाद दादाजी झो अपने नौकरों द्वारा याद दिलाए जाने पर अनिच्छा से फूलों की दुकान से चले गए। दाओहुआ और प्रबंधक वांग उसके साथ दुकान के प्रवेश द्वार तक गए। और मुझे मत भूलना, झू जिंगवान ने उत्सुकता से अपना हाथ उठाया। दाओहुआ ने हंसते हुए उसे आश्वासन दिया, चिंता मत करो, अगर किसी का हिस्सा छूट गया है तो वह निश्चित रूप से आपका नहीं होगा, सिस्टर झो। चैप्टर 119, सीमित अनुभव। जिस दिन वह फूलों की दुकान से लौटी, दाओहुआ को झो जिंगवान द्वारा भेजे गए पेनी, डेफोडिल और ऑर्किड के 3 पॉट मिले। जब वे पहुंचे तो यान परिवार मौजूद था। मिस झो आपको फूल भेजने के बारे में क्यों सोचेगी? सबसे पहले खुले तौर पर पूछताछ करने वाले यान जियुवान थे, बाकी लोग भी बहुत उत्सुक थे। हालांकि जब से छोटा राजकुमार एक रात के लिए उनके घर पर रुका था, जिंगझो शहर के प्रमुख परिवारों ने यान परिवार पर अधिक ध्यान दिया था। यह सामान्य आदान प्रदान तक ही सीमित था और किसी ने भी कोई विशेष निकटता नहीं दिखाई थी। झो परिवार भी अलग नहीं था। त्योहारों के दौरान उपहारों के आदान प्रदान को छोड़कर आज जैसा कोई उदाहरण नहीं था जब उन्होंने कुछ भेजने की पहल की हो। सभी को अपनी ओर देखते हुए देखकर दाओहुआ मुस्कुराई और बोली, आज जब मैं दुकान पर थी, मेरी मुलाकात दादाजी झो और झो जिंगवान से हुई। हमने कुछ देर बातें की और जब वे चले गए तो मैंने उन्हें फूलों के कुछ गमले दिए। यह एहसान चुकाने का उनका तरीका होना चाहिए। यह सुनकर यान झिगाओ और मैडम ली ने एक दूसरे पर नजर डाली। झो परिवार के बुजुर्ग मास्टर को फूलों का बहुत शौक था। यह तथ्य जिंगझो शहर में हर किसी को अच्छी तरह से पता है। उनकी यात्रा के बाद
उन्हें भी यह समझ में आ गया था। उनके सामने फूलों के 3 बर्तन सभी मूल्यवान किस्मों के थे, स्पष्ट रूप से बहुत देखभाल के साथ पाले गए थे। मिस झो को फूलों का उपहार देने का निर्देश स्वयं बूढ़े मास्टर झो ने दिया होगा। यान झिगाओ ने अपनी सबसे बड़ी बेटी की ओर देखा, जो मुस्कुराकर बुढ़िया को फूल दिखा रही थी, और मन ही मन आह भरी। उनकी बेटी सचमुच भाग्यशाली थी कि उस पर बूढ़े मास्टर झो की नजर पड़ी, अन्यथा उसे फूलों के ये 3 बर्तन नहीं मिलते। मैंने सुना है कि जब बूढ़े मास्टर झो सेवानिवृत्त हुए, तो सम्राट ने उन्हें कई प्रसिद्ध फूल दिए, जिनमें से सभी को वह अपने गृहनगर वापस ले आए। वह जानता था कि जिंगझोउ शहर में कई लोग बूढ़े मास्टर झोउ के फूलों को देखते हैं, जो ड्रैगन की आत्मा में आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन दुख की बात है कि बहुत कम लोगों ने कभी ऐसा किया। इन शब्दों पर दाओहुआ की नजर तुरंत फूलों से हट गई और उसने आश्चर्य से कहा, वास्तव में क्या ये 3 बर्तन हो सकते हैं? आप क्या सोच रहे हैं? मैडम ली ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया, सम्राट द्वारा दी गई चीजें कौन उन्हें संजो कर नहीं रखेगा। इन 3 बर्तनों का पालन पोषण संभवतः बूढ़े मास्टर झो ने स्वयं किया है। दाओहुआ की आंखें चमक उठी और वह मुस्कुराई, शायद वे सम्राट द्वारा दिए गए फूलों से तैयार किए गए हैं। मैडम ली ने एक पल के लिए सोचा और फिर दाओहुआ से पूछा, पैनी, डेफोडिल, ऑर्किड सभी प्रसिद्ध फूल। क्या आपको लगता है कि आपको मिस झोऊ को कुछ उपहार वापस भेजना चाहिए? दाओहुआ ने अपना सिर झुकाया, क्या यह आवश्यक है? आज उसने जो फूल दिए थे, वे शायद झोऊ परिवार के फूलों जितने मूल्यवान नहीं थे, लेकिन उनमें से अधिक थे। झोऊ जिंगवान को 5 गमले और पुराने मास्टर झोऊ द्वारा चुने गए 3 गमले भी पसंद आए जो उसने भेजे थे। बेशक, आपको ऐसा करना चाहिए। यान झियुआन ने मैडम ली के कहने से पहले ही कहा, झोऊ परिवार के फूलों के 3 गमले प्रसिद्ध हैं। उनकी तुलना उन अनाम गमलों से नहीं की जा सकती जिन्हें आप यूं ही उगा देते हैं। एक गमले की कीमत आपकी दुकान के 10 से अधिक है। दाओहुआ को थोड़ा डैक हुआ। हाँ, उसके उगाए फूल शायद पेनी या ऑर्किड जितने प्रसिद्ध न हो, पेनी या ऑर्किड के रूप में प्रतिष्ठित थे, लेकिन वे उच्च गुणवत्ता वाले थे। क्या उसने नहीं देखा कि मास्टर झो उन्हें कितना प्यार करते थे? यान झियुआन ने आगे कहा, इसके अलावा, चूंकि उन्होंने कुछ भेजने की पहल की है, कुछ वापस भेजकर आप मिस झो के साथ बंधन को मजबूत कर सकते हैं। इस प्रकार यान परिवार को झो परिवार के करीब लाया गया। दाओहुआ ने अपने दत्तक पिता की ओर देखा और उनकी ओर से कोई आपत्ति न देखकर मैडम ली से कहा, माँ, आपको क्या लगता है कि मुझे क्या वापस भेजना चाहिए? मैडम ली ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आप युवा महिलाओं के बीच का मामला है। हम वयस्कों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप जो चाहें भेज सकते हैं। उसी क्षण यान झियुआन ने फिर से कहा, मुझे लगता है कि आप उस अंगूर की वाइन भेज सकते हैं। मैंने इसे चखा और यह काफी अच्छा लगा। झोऊ परिवार पुराना। मैडम ली अचानक खड़ी हो गईं, यान झियुआन को टोकते हुए और दाओहुआ से कहते हुए बूढ़ी महिला की ओर चली गईं, आपको इसे स्वयं तैयार करना चाहिए। रात्रि भोज शुरू होने वाला है, जल्दी वापस आएं। उसने पहले ही कहा था, वयस्कों को युवा महिलाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसके भाई को विद्वत्तापूर्ण गतिविधियों की आदत थी, और जबकि वह झोऊ परिवार के साथ संबंधों को मजबूत करने की उसकी इच्छा को समझती थी, बहुत अधिक उत्सुक होना उसे नागवार गुजर रहा था। दाओहुआ को यह पसंद नहीं था कि दूसरे उसे बताएं कि उसे क्या करना है। वह सहमति में मुस्कुराई, फिर वांग मनमन के साथ कमरे से बाहर चली गई। मिस, क्या हम दूसरे मास्टर द्वारा उल्लिखित अंगूर वाइन भेजने जा रहे हैं? वांग मनमन ने रास्ते में पूछा। दाओहुआ ने सिर हिलाया। हालांकि वाइन केवल फलों वाली वाइन थी, फिर भी इसमें अल्कोहल का गुण मौजूद था। झोऊ जिंगवान के साथ उसका रिश्ता उतना घनिष्ठ नहीं था, और एक युवा लड़की को लापरवाही से शराब देना बहुत सम्मानजनक नहीं लगता था। इसके अलावा, अंगूर की शराब बाजार में बहुत कम देखी जाती थी, और दुर्लभ वस्तुएं कीमती थीं। चूंकि उसने पहले ही झोऊ परिवार को 10 गमले फूल दे दिए थे, इसलिए बहुत अधिक महंगी चीज की पेशकश करना अतिशयोक्ति होगी।
मैंने हाल ही में रूज और मॉइस्चराइजिंग क्रीम के कुछ डिब्बे बनाए हैं, चलो उसे भेज दें। झू जिंगवान की त्वचा बहुत अच्छी नहीं थी। मॉइस्चराइजिंग क्रीम और रूज दाओहुआ ने अपने क्षेत्र में उगाए गए फूलों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। त्वचा की देखभाल और मेकअप प्रभाव बहुत अच्छे थे, उनके लिए काफी व्यावहारिक थे। दाओहुआ ने जल्दी से झोऊ परिवार के नौकरों के लिए रिटर्न गिफ्ट लिया और फिर वांग मनमन को बूढ़ी महिला के कमरे में वापस ले गया। यह जानने के बाद कि उसने क्या भेजा था, न तो यान झिगाओ और न ही मैडम ली ने कुछ कहा, लेकिन यान झियोवान ने अपने होंठ शुद्ध किए और टिप्पणी की, रूज के कुछ डिब्बे। दाओहुआ, आपकी आलोचना करने के लिए नहीं, लेकिन यह थोड़ा कंजूस है। इस बार यह मैडम ली नहीं थी, बल्कि यान परिवार की बूढ़ी महिला थी जिसने यान की बात काट दी थी। जियुवान, युवा लड़कियों के बीच आदान प्रदान में असाधारण उपहारों की क्या आवश्यकता है? यान जियुवान, माँ, बड़े भाई, मुझे बस चिंता है कि दाओहुआ झोऊ परिवार की मिस के साथ अपने रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। बूढ़ी औरत ने अपनी पोती की ओर देखा, जो पहले से ही नाटकीय रूप से चिल्ला रही थी, और खड़ी हो गई। ठीक है, यह युवा लड़कियों का व्यवसाय है, आपको एक वयस्क व्यक्ति को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चलो रात का खाना खाते हैं। माँ, बड़े भाई, मुझे पता है कि मेरे शब्द अप्रिय हैं, लेकिन मैं वास्तव में यान परिवार के हितों को ध्यान में रखता हूँ। हमारे परिवार के पास बहुत कम संसाधन हैं। अगर हम झोऊ परिवार के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं, तो बड़े भाई अपने आधिकारिक करियर में इतने अलग थलग नहीं होंगे। दाओहुआ पीछे चला गया, अपने दूसरे चाचा की ओर देखते हुए, जो अभी भी बूढ़ी महिला और उसके दत्तक पिता को समझा रहे थे, और अंदर से उपहास किया। वह वास्तव में परिवार की दूसरी शाखा के लोगों को पसंद करने के लिए खुद को नहीं ला सकी। आप दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, यह आपका व्यवसाय है, लेकिन लोगों को आदेश देना, यही वास्तव में कष्टप्रद है। वह तुम्हारे दूसरे चाचा हैं, तुम्हारे बड़े। भले ही आप असहज महसूस करें, इसे जाहिर न होने दें। मैडम ली की आवाज अचानक उसके कान में पड़ी। दाओहुआ चौंक गई और उसने तुरंत अपनी अभिव्यक्ति को समायोजित किया, माँ, मैं समझ गई। मैडम ली, एक लड़की के लिए प्रतिष्ठा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने बड़ों का अनादर करना एक गंभीर गलती है। दाओहुआ ने भौहें चढ़ा दी, तो मुझे इसे सहना होगा। मैडम ली ने अपने पति की ओर देखा, जो चुपचाप आगे यान जियुवान से बात कर रहा था। क्या तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारे पिता नहीं हैं? आपके पिता घरेलू मामलों में इतने समझदार नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब परिवार के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों की बात आती है, तो वह किसी से भी अधिक चिंतित होते हैं। आपके दूसरे चाचा विनम्र पृष्ठभूमि और सीमित अनुभव वाले हैं। वह नहीं समझते हैं कि उच्च स्थिति वाले लोगों को आंख बंद करके खुश करने से न केवल सम्मान अर्जित किया जा सकता है, बल्कि उन्हें नीचा भी देखा जा सकता है। आपके द्वारा भेजे गए उपहार बिल्कुल ठीक थे। आपको उनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। दाओहुआ ने सिर हिलाया। झोऊ परिवार में, झोऊ जिंगवान दाओहुआ के रिटर्न गिफ्ट से बहुत खुश थे। दाओहुआ ने पहले उसे रूज दिया था, और उसे यह उससे भी बेहतर लगा जो उसके दूसरे चाचा उसे बीजिंग से लाए थे। वह जानती थी कि दाओहुआ ने खुद ही रूज बनाया था। चूंकि उनका रिश्ता अभी घनिष्ठ नहीं था, इसलिए उसे और मांगने में अजीब लगा, लेकिन दाओहुआ ने उसे कई बक्से भेजे थे, जिसका मतलब एक युवा लड़की के लिए बहुत अधिक था जो अन्य प्रकार के हार्दिक उपहारों की तुलना में सुंदरता को पसंद करती थी। झोऊ परिवार के बूढ़े मालिक ने अपनी पोती को देखा, जो खुशी से चमक रही थी, और मुस्कुराते हुए अपने सबसे बड़े बेटे और बहू से कहा, यान परिवार की यह सबसे बड़ी लड़की बुरी नहीं है। भविष्य में जिंगवान उसके साथ और अधिक बातचीत कर सकता है। इसके बाद दाओहुआ और झोऊ जिंगवान ने अधिक बार बातचीत की। झोऊ जिंगवान कुछ हद तक खराब थी, लेकिन उसके चरित्र में कोई महत्वपूर्ण खामियां नहीं थीं। वह स्पष्टवादी और खुशमिजाज थी, बिना किसी छुपे एजेंडे के, जिससे उसकी कंपनी काफी सहज हो गई। दाओहुआ भी इतनी कम उम्र की लड़की के साथ जुड़ने को तैयार थी। दोनों समय समय पर एक साथ मिलते थे, जिससे पारिवारिक परिसर के नीरस जीवन में कुछ खुशियां जुड़ जाती थीं। मिड ऑटम फेस्टिवल की पूर्व संध्या पर यान झिगाओ ने यान झियुवान पर नजर डाली,
जो उसके बगल में कुछ असहज लग रहा था। जब उसने झोउ जिंगवान को देखा, जो व्यक्तिगत रूप से मिड ऑटम उपहार देने आया था और तेजी से हंस रहा था और दाओहुआ के साथ बातचीत कर रहा था, उसने अपना कंधा थपथपाया। उसके भाई का दिल यान परिवार के साथ था, लेकिन उसके कुछ विचार और अवधारणाएं कुलीन परिवारों के बीच बातचीत के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं थीं। उनकी सबसे बड़ी बेटी का आचरण बहुत नपातुला था, न तो वह दास थी और न ही दबंग थी। उनकी बातचीत में इस तरह के रवैये ने लोगों को सहज महसूस कराया। चैप्टर 120, इतना महत्वपूर्ण नहीं दाओहुआ मंडप। झोउ जिंगवान फूलों के कुंज के नीचे इत्मीनान से बैठे, कुछ चाय नाश्ते का आनंद लेते हुए बगीचे में खिले फूलों को निहार रहे थे। दाओहुआ, आपके परिवार की पेस्ट्री वास्तव में स्वादिष्ट हैं। आपने उन्हें कहाँ से खरीदा? एक दूसरे को जानने के बाद झोउ जिंगवान ने दाओहुआ को उसके उपनाम से संबोधित करना शुरू कर दिया। दोनों लड़कियां लगभग एक ही उम्र की थीं, इसलिए उन्होंने बहन जैसे शीर्षकों का उपयोग नहीं किया। वांग मैनमेन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पेस्ट्री मेरी महिला द्वारा स्वयं बनाई गई थी। यह जानते हुए कि मिस झो आ रही थी, उन्होंने उन्हें पहले से तैयार किया। यह सुनकर झो जिंगवान ने आश्चर्य से दाओहुआ की ओर देखा। वास्तव में? दाओहुआ मुस्कुराई, मेरी दादी को नर्म और चिपचिपी मिठाइयाँ पसंद हैं, इसलिए जब भी मेरे पास कुछ खाली समय होता है, तो मैं कुछ बनाती हूँ। झो जिंगवान, प्रशंसा से भरा हुआ, दाओहुआ, आप वास्तव में अद्भुत हैं। कोई भी आपके खाना पकाने के कौशल से आगे नहीं बढ़ सकता है। दाओहुआ, यह उतना अतिरंजित नहीं है। यह सिर्फ अभ्यास है जो परिपूर्ण बनाता है। उसका खाना बनाना वास्तव में कुछ खास नहीं था, यह मुख्य रूप से उसके स्थान की उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के कारण था। झोउ जिंगवान ने जल्दी से अपने हाथों में ऑस्मेंथस केक खत्म किया, अपना मुंह पोंछा, और फिर मेज पर बचे हुए व्यंजनों की ओर इशारा करते हुए पूछा, दाओहुआ, क्या ये सभी मेरे खाने के लिए हैं? वापस, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ भी इन्हें चखें, क्योंकि उन्हें मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं। दाओहुआ ने झोउ जिंगवान को चंचल दृष्टि से देखा, आप शर्मीले नहीं हो रहे हैं, है ना? झोउ जिंगवान ने चुलबुली दृष्टि से उत्तर दिया, यहाँ समारोह में कौन खड़ा है? यह देखकर दाओहुआ जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। उन युवा महिलाओं की तुलना में जो कभी अपने मन की बात नहीं कहती हैं या एक ही वाक्य में विभिन्न अर्थ छिपाती हैं, दूसरों के अपने विचारों का अनुमान लगाने का इंतजार करती हैं, झोउ जिंगवान की स्पष्टता कुछ ऐसी थी जो दाओहुआ को वास्तव में पसंद थी। खाओ। दाओहुआ ने मेज पर रखी मिठाइयों को झोउ जिंगवान के करीब धकेल दिया, आपकी चाची के लिए उपहार वे नहीं हो सकते जो आपने छोड़े हैं। वांग मैनमेन ने मुस्कुराते हुए जारी रखा, मेरी महिला ने मिस झोउ को घर ले जाने के लिए पेस्ट्री का एक और हिस्सा और कुछ विशेष रूप से बनाए गए मून केक तैयार किए। यह सुनकर झोउ जिंगवान की आंखें खुशी से झुक गईं, और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने खुशी से खाना जारी रखा। जैसे ही दाओहुआ ने उसे खुशी से खाते हुए देखा, उसने भी खाना शुरू कर दिया और खाते समय उसने अपने 3 भाइयों के कल घर लौटने के बारे में सोचा। उसने पूछा, क्या आपके भाई भी कल वापस आ रहे हैं? झोउ जिंगवान ने अपना सिर हिलाया, नहीं, वे नहीं हैं। नवनियुक्त गवर्नर गुओ ने मध्य शरद ऋतु समारोह के लिए झोंगझू प्रांत के अधिकारियों को आमंत्रित किया है। मेरे दादाजी भी जा रहे हैं। ऐसे आयोजनों में झोउ परिवार के सीधे पोते के रूप में मेरे सबसे बड़े भाई को आमतौर पर उनके साथ जाना पड़ता है। वह रुकी, फिर अपना सिर झुकाया और पूछा, क्या अंकल यान नहीं जा रहे हैं? दाओहुआ आश्चर्यचकित रह गई। उसने डेक्सिया के अधिकारियों पर कुछ शोध किया था और जानती थी कि गवर्नर दूसरे दर्जे का अधिकारी था, यहाँ तक प्रांतीय गवर्नर से भी ऊंचे पद पर था जो एक प्रांत के नागरिक मामलों का प्रबंधन करता था। गवर्नर आमतौर पर वह व्यक्ति होता था जिस पर सम्राट गहरा भरोसा करता था। मेरे पिता सिर्फ 5वीं रैंक के प्रीफेक्चुरल गवर्नर हैं। वह शायद सम्मानित गवर्नर के भोज में शामिल नहीं हो सकते हैं, ठीक है? दाओहुआ हंसे, क्या कुछ ऐसा है जो आप नहीं कह सकते? झोउ जिंगवान ने हाथ में पकड़ी हुई पेस्ट्री नीचे रख दी, ऐसा नहीं है कि मैं यह नहीं कह सकती, यह सिर्फ इतना है कि मुझे यह अजीब लगता है।
क्या आपके परिवार का लिटिल प्रिंस के साथ कोई रिश्ता नहीं है? उस संबंध में कोई सोचेगा कि अंकल यान को आमंत्रित किया जाना चाहिए था। हम लिटिल प्रिंस से उतने परिचित नहीं हैं। दाओहुआ ने पहले स्पष्ट किया, फिर पूछा, लिटिल प्रिंस को जानने का मतलब निमंत्रण प्राप्त करना क्यों होगा? झू जिंगवान, गवर्नर गुओ लिटिल प्रिंस के चाचा हैं, आप जानते हैं। क्या आप यह नहीं जानते? दाओहुआ ने सिर हिलाया। इस समय कुलीन परिवारों की गहन पृष्ठभूमि का पता चला। जानकारी तक उनकी पहुंच इतनी व्यापक थी कि बहुत कम चीजें उनसे छिपाई जा सकती थीं। जहां तक गवर्नर गुओ की बात है, उसने उसके बारे में पहली बार सुना था, शायद यहाँ तक कि उसके दत्तक पिता भी अनजान थे। यह देखकर कि वह वास्तव में कुछ भी नहीं जानती थी, झू जिंगवान ने आगे कहा, मैंने अपने दादाजी से सुना था कि शुरू में जब प्रिंस रूई अपने मिशन पर रिपोर्ट करने के लिए राजधानी लौटे थे, तो लिटिल प्रिंस भी उनके साथ वापस जाने वाले थे। हालांकि गवर्नर गुओ को गवर्नर के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद लिटिल प्रिंस पढ़ाई के लिए वांग्यू अकादमी में रुके थे। दाओहुआ ने ध्यान से सुना, यान परिवार अपनी कमजोर नींव और सीमित कनेक्शन के साथ इस तरह की उच्च स्तरीय जानकारी प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि झू जिंगवान को भी बहुत कुछ नहीं पता था, और जो कुछ भी वह जानती थी वह अभी भी सिर्फ गपशप थी। आखिरकार, भले ही बड़े परिवार अपने बच्चों की खेती को महत्व देते हों, वे उनके साथ गंभीर मामलों पर चर्चा नहीं करते थे। कुछ देर तक बातचीत करने के बाद झू जिंगवान दाओहुआ द्वारा तैयार किए गए रिटर्न उपहारों के साथ चला गया। उसे विदा करने के बाद दाओहुआ बूढ़ी मैडम के आंगन में गया। प्रवेश करने पर उसने पाया कि उसके दत्तक पिता प्रीफेक्चुरल गवर्नर के कार्यालय से सामान्य से पहले वापस आ गए थे, लेकिन वह बुरे मूड में लग रहे थे। मैडम ली ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या झोऊ परिवार से मिस झोऊ चली गई है? दाओहुआ ने सिर हिलाया, क्योंकि यान झिगाओ की अभिव्यक्ति उदास थी। रात का खाना चुपचाप खाया गया और जल्दी ही समाप्त हो गया। मैडम ली के साथ मुख्य निवास पर वापस जाते समय दाओहुआ मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछा, माँ, पिताजी को क्या हुआ? मैडम ली के होठों पर कड़वी मुस्कान आ गई। उन्होंने कुछ बेकार की गपशप सुनी और इससे वह असहज हो गए। दाओहुआ, क्या यह झंझावात अधिकारियों के लिए राज्यपाल के भोज के कारण है? मैडम ली आश्चर्य का भाव दिखाया, तुम्हें पता है? दाओहुआ ने सिर हिलाया, झू जिंगवान ने अभी मुझे बताया, लेकिन इसमें इतना असहज क्या है? गवर्नर इतने ऊंचे पद पर हैं, क्या उनके लिए पिता को आमंत्रित न करना सामान्य बात नहीं है? मैडम ली ने अपने होंठ हिलाए और अंत में एक लंबी सांस छोड़ी। इंसान को बहुत अधिक उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। एक बार हद पार हो जाने पर निराशा अनिवार्य रूप से आती है, और निराशा के साथ असुविधा आती है। दाओहुआ की आंखें घूम गईं। पिता यह नहीं सोच रहे होंगे, चूंकि हम जियो येयान को जानते हैं, राज्यपाल को उन्हें आमंत्रित करना चाहिए था, है ना? मैडम ली ने दाओहुआ के हाथ की पीठ थपथपाई। हर किसी की कुछ अवास्तविक अपेक्षाएं होती हैं, और आपके पिता भी अपवाद नहीं हैं। दाओहुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। यह देखकर मैडम ली मुस्कुराई, चिंता मत करो, तुम्हारे पिता आत्म जागरूकता वाले व्यक्ति हैं। कुछ गपशप सुनने के बाद वह थोड़ा निराश हो गया है। वह जल्द ही समायोजित हो जाएगा। यदि मास्टर की मानसिकता खराब होती, तो काउंटी मजिस्ट्रेट के पद पर इतने लंबे समय तक दमित रहने के कारण वह सहन नहीं कर पाता। दाओहुआ ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, माँ, जियो येयांग, हमारी स्थिति के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। मेरे विचार में एक जीवन बचाने का कर्ज वह बहुत पहले ही चुका चुका है। इसलिए जब तक वह हमारे पास नहीं आता, हमें उसे ढूंढने का कोई अधिकार नहीं है। यह उम्मीद करते हुए कि वह हमारी मदद करना जारी रखेगा, हमारी देखभाल करेगा, ऐसे विचारों को मन में न रखना ही सबसे अच्छा है। उनके जैसे उच्च और शक्तिशाली व्यक्ति के लिए यान परिवार उतना महत्वपूर्ण नहीं था। मैडम ली ने हंसते हुए दाओहुआ के माथे पर थपथपाया, तुम्हारी माँ तुमसे कम स्पष्टवादी नहीं हो सकती, क्या वह ऐसा कर सकती है? आपके पिता भी जानते हैं, यही कारण है कि छोटे राजकुमार के हमारे घर पर रहने के बाद उन्होंने प्रीफेक्चुरल गवर्नर कार्यालय से किसी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं की।
आखिरकार दुनिया में किसी का खड़ा होना उसकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है। सूखने का इंतजार किया। क्रिस्टल साफ पानी ने उसे एक ऐसा चेहरा दिखाया जिसमें पहचाने न जा सकने वाली विशेषताएं थीं, और जैसे ही प्रतिबिंब थोड़ा हरा दिखाई दिया, उसे यह थोड़ा अजीब लगा। वो घूरती रही और उसकी भौं अचानक ऊपर उठ गई। क्रिस्टल साफ बहता पानी अचानक खूनी लाल रंग से ढक गया था। उसने अपनी आंखें उठाईं और ऊपर की ओर देखा। वो उठने से पहले एक पल के लिए रुकी और धारा के साथ ऊपर की ओर जाने के लिए अपना पैर उठाया। उसके कदम रुकने से पहले लगभग आधी धूपबत्ती का समय बीत चुका था, और उसकी नजर धारा के किनारे घास फूस के एक झुरमुट पर पड़ी।